अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं और ठीक ठाक तो होंगे क्योंकि हमारा शो जो है आप उसका इंतज़ार ज़रूर करते हैं। अच्छा जी, आज क्या है? आज दुनिया भर में जो है वो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। अच्छा जी, इस दिन की क्या स्पेशलिटी है? इस दिन क्या कुछ करना चाहिए? वर्ल्ड अर्थ डे क्यों मनाया जाता है? इस हवाले से आपको बताते हैं कि जी वर्ल्ड अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद ज़मीन की हिफाजत, माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़ शऊर बेदार पैदा करना है और कुदरती वसाइल को बचाने के लिए लोगों को मुतारिक करना है। अच्छा जी, और मज़ीद क्या कुछ है? ये दिन सबसे पहले 1970 में अमेरिका में मनाया गया, जिसके बाद ये एक आलमी तहरीक बन गई। अर्थ डे पर शजरकारी, सफाई मुहिम और जो रिसाइकलिंग है और जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ तकरीबात हैं वो मुनक्किद की जाती हैं। अच्छा, अब क्या है कि हम सब की ज़िम्मेदारी है कि मिलकर इस अर्थ पर होने वाली जितनी भी एक्टिविटी हैं, जैसे कि आलूदगी है और पानी का ज़िया है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इकोसिस्टम है, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, इन तमाम तर चीज़ों में हम खुद कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक हम कैसे आलूदगी से, तमाम तर चीज़ों से बच सकते हैं, इसमें हमारी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या करें कि बिजली की बचत करें, पोल्यूशन से जो है वो बचाएं। कैसे बचाएं कि हमारे यहाँ लोग कितना धुआं, कितनी गाड़ियाँ जब सी व्यू पे जाते हैं, जब समंदरों पे जाते हैं, तो डेफ़िनेटली उनको ये ख़याल भी नहीं रहता कि वो वहाँ पर कितना कचरा जो है वो करके आते हैं। फिर जिस तरीके से हमारे ज़ू हैं, या फिर जो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिसके अंदर आप कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने घर पे रख रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और अर्थ डे जो होता है उसका मकसद यही है कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि ज़मीन को आलूदगी से बचाएं, पानी और बिजली की बचत करें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। ठीक है जी। और ये सब चीज़ें जो है वो आगे आने वाले जो नस्लें होती हैं ना, आगे आने वाले जो जनरेशन होती हैं, ये उनके लिए बहुत काम आती हैं और उनको भी इस तरीके से जो है ना वो एक तरीके से आप महफूज बना सकते हैं। अच्छा, इसकी जो थीम है वो है आर पार आर प्लानट, और इस साल का वर्ल्ड अर्थ डे का जो मौजू है उसका मौजू ये है कि हमारी ताकत, हमारा सैयारा, जिसका मकसद ये है कि हम सब मिलकर काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग़ दें और 2030 तक जो है वो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार को 3 गुना बढ़ाएं। तो जनाब, आज ये तो है वर्ल्ड अर्थ डे जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, एक और मैंने आपके साथ में जो है वो शेयर करना था, दैट वाज वायरल डिजीज़ इन पाकिस्तान। वो कौन सी डिज़ीज़ हैं जो कि वायरल हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में? जैसे बहुत सारे लोग जो है बहुत इफ़ेक्ट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एंड दैट्स मलेरिया, दैट्स ऑब्वियसली डेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो अभी रिसेंट में अगर हम देखते हैं तो उसमें HMVP है। तो ये सारी डिजीज़ेज़ हैं जो कि वायरल डिजीज़ेज़ हैं, और ये वो डिजीज़ हैं जो कि थ्रू आउट ईयर ये आपको नज़र आ रही होती हैं कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर गए होते हैं जहाँ पर आपके जो लोग मिलने वाले होते हैं वहाँ पर लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, या फिर ये जो वायरल डिजीज़ होती हैं इस वजह से भी हो रही होती हैं कि ये कॉमन डिजीज़ होती हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर जो है वो हम मज़ीद जो है वो आपके साथ में फ़्लाइट अपडेट्स शेयर करते हैं। अच्छा जी, जो फ़्लाइट अपडेट्स हैं वो क्या हैं? सिटी अपडेट्स में सबसे पहले विल गो ऑन फ़्लाइट। तो तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज कराची से रवाना होने वाली 10 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हो गई हैं। कराची से जद्दा सीरीन एयर की परवाज़ ER811 मनसूख हो गई है। कराची से मस्कत ओमान एयर की परवाज़ WY324 मनसूख हो गई है। कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK609 605 मनसूख हो गई है। कराची से इस्लामाबाद सीरीन एयर की परवाज़ ER502 504 मनसूख हो गई है। कराची से इस्लामाबाद एयर ब्लू की परवाज़ P8 मनसूख हो गई है। कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज़ PF143 मनसूख हो गई है। कराची से इस्लामाबाद एयर सियाल की परवाज़ PF127 ये भी मनसूख हो गई है। अच्छा जी, मुल्क में कुछ मौसम का हाल जो है वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं कि मौसम के क्या सूरत हाल है। तो मौसम की सूरत हाल कुछ इसलिए है, इस तरह से है कि मुल्क में आज से 27 अप्रैल तक जो है वो गर्मी रहने का इम्कान है, और NDMA ने इस हवाले से जो है वो एडवाइज़री जारी कर दी है।
अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई भी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। मिट्टी, बहावलपुर, नवाबशाह में 42, कसूर, कराची, लसबेला 41 और लाहौर 38, इस्लामाबाद 36 और पेशावर 35, मुजफ्फराबाद 33 और कोयटा 25 और गिलगित में 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब चलते हैं सोने की तरफ और आपको बताते हैं कि आलमी मार्केट में इस वक्त जो सोने की कीमतें हैं वो क्या हैं। तो आलमी मार्केट में इस वक्त सोने की जो कीमतें हैं वो जो है सोना $69 जो है वो महंगा हो गया है और $69 महंगा होकर $3,395 फ़ी औंस की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। अच्छा जी, तो अब क्या है, एक तोला सोना 8,100 रुपये महंगा हो गया और फिर एक तोला सोना मुल्क की तारीख की जो बुलंद तरीन सतह है उसमें 3,57,800 रुपये पर ये पहुंच गया है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सेल्स की बात करते हैं कि आप कहां पर शॉपिंग करने जा सकते हैं और कहां पर इस वक्त सेल लगी हुई है। तो सेल लगी हुई है जी खाड़ी पे और ये है 70% ऑफ एंड वुमेन सेल जो है वो है 40% ऑफ लाइमलाइट पे। तो ये सेल लगी हुई है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि गोश्त ग्रॉसरी के हवाले से। तो आपने जाहिर सी बात है ग्रॉसरी करनी होती है और जो मटन के रेट हैं, जो अंडों के रेट हैं, जो चिकन की रेट हैं, जो बछिया की रेट हैं, वो आपके साथ में बताते हैं कि जी मटन जो है वो 2000 और अंडे जो है वो 260, चिकन जो है वो 650 और फिर बीफ जो है वो है 1150। तो ये तो मैंने आपके साथ में ये शेयर किया। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं दालों के हवाले से। तो दालें जो हैं उनके रेट्स क्या हैं और दालों में हमारे पास सबसे पहले दाल माश। तो दाल माश जो है उसकी होलसेल प्राइस है 405। फिर हमारे मूंग की दाल जो है उसके प्राइस हैं 310। फिर उसके बाद मसूर की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 250। फिर उसके बाद दाल चना जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 340। फिर जो है काबली चना उसके प्राइस हैं 310 और फिर उसके बाद जो है क्या है जी, अच्छा दाल चना। अच्छा जी, सारी दालें हो गई। ये तो है जी सिटी अपडेट्स और जैसे ही हम आपको मौसम के हवाले से अपडेट करेंगे तो आपको बताएंगे कि आज दिन भर जो मौसम है उसकी क्या खबर है और दिन भर मौसम कैसा रहेगा, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो सेहत के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं कि शहर में डेंगू और मलेरिया के जो केसेस हैं उसमें खासा इजाफा हो गया और इस हवाले से लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। और अभी अपकमिंग डेज़ में जो 25 अप्रैल है उसको मलेरिया का दिन भी मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर डेफिनेटली आपको बताएंगे भी। लेकिन भाई अब क्या करना चाहिए, जो डॉक्टर जबीन हैं ये JPMC से हैं और इनका यही कहना है कि स्प्रे करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। अच्छा जी, घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों पर आप लोग जालियाँ लगवा लें ताकि जो मच्छर हैं वो ना आ सकें। इसके अलावा जो है अगर आपको फ़ौरन से पता हो कि डेंगू बुखार में कोई शख्स मुब्तला है या फिर अगर बुखार में भी नॉर्मल बुखार में भी मुब्तला है तो उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसर्न करना चाहिए। अपने घर में जो है अपने तौर पर सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अच्छा जी, और JPMC की ये रिपोर्ट है कि इन केसेस में रोज़ाना जो है वो इजाफा होता जा रहा है। तो दीज केसेस इंक्रीजेस डे बाय डे, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। अच्छा जी, सेकंड जो इशू है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। इट्स अबाउट जिस तरीके से हमने आपको अपडेट किया और काफ़ी दिनों से हम आपको ये बता रहे हैं कि जो जिस दिन से ये खबर आई उस दिन से हमारे ब्यूरो चीफ कराची ने अशरफ भाई ने जो है वो ये खबर ब्रेक की सबसे पहले और बताया कि क्या इशू है। नाउ द डेवलपमेंट स्टोरी जो है वी हैव राइट नाउ कि हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन पाकिस्तान की जो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सऊदी अरब की जानिब से नया पोर्टल जो है वो अब जारी किया गया है। उसमें हज्जाज कराम की जानिब से दी गई तफसीलात और रकूम की जो मुंतकली है उसमें जो मुश्किलात हैं उसमें कहा गया है कि भाई हमारी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो हमें इजाज़त दे कि इस साल हज का फ़रीज़ा अदा करने वालों को पुराने सिस्टम के तहत हज की अदायगी की इजाज़त दी जाए। अच्छा जी, और पूरे मुल्क से 67,000 हुज्जाज को कोटे के तहत इजाज़त दी जाए। आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि वो इस मामले में हमारी मदद करें। अच्छा जी, सदर पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर से असर रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त है। हज जो ऑपरेटर्स हैं ये उनका कहना है। अच्छा, जो हज ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने कहा है कि हुज्जाज ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाई है। अच्छा, एक और स्टोरी जो कि आपके साथ में शेयर करते हैं और वो स्टोरी ये है कि जी अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो तनाज़ा वो भी सामने आ रहा है और ये नहरों का तनाज़ा है।
तो नहरें मुतनाज़ा मामला है जो संगीन हो चुका है, ये बातें की हैं शर्जील इनाम मेमन ने। और पीपल्स पार्टी जिस तरीके से इसके ऊपर फ्रंट लाइन पर आकर खेल रही है, डेफिनेटली ये जो है क्योस क्रिएट होता जा रहा है। अच्छा जी, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि दरियाए सिंध से नहरें निकालना मुतनाज़ मामला है, मामला सीरियस हो चुका है और वज़ीर आज़म फौरी तौर पर यह मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें। अच्छा जी, उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को कई ख़त लिखे, मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया, मगर इजलास नहीं बुलाया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध अपने माहिरीन लाने को तैयार है, वफाक अपने माहिरीन ले आए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब के लीडर भी पूछ रहे हैं कि चोलिस्तान नहर के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। सैलाब के बरसों के अलावा जो हर साल सिंध को रबी और ख़रीफ के मौसम में कम पानी क्यों मिला। अच्छा जी, ठीक है। सिंध के वज़ीर जो हैं सीनियर वज़ीर, उनका मज़ीद कहना था कि हमें सन 91 के मुआहदे पर एतराज़ात हैं, मगर फिर भी हमें कम अज़ कम इस मुआहदे के तहत ही पानी दिया जाए, तो ये मसला हो गया संगीन। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ, एक और खबर जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी ये है जी, पाकिस्तान की एक और निजी फ़िज़ाई कंपनी का मुल्क में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। अच्छा जी, स्काई विंग्स एविएशन को CAA ने एयर एम्बुलेंस सर्विस की इजाज़त दे दी है। स्काई विंग्स एविएशन जदीद पाइपर सने का तैयारा एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए इस्तेमाल करेगी। अच्छा जी, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, एक और स्टोरी जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और ये केस है जो कि 6 साल बाद सॉल्व हुआ है। और जब मैंने ये सुना तो इट वॉज़ शॉकिंग टू मी, बट ये खबर कुछ इस तरीके से है कि सोने की बाली गुम होने पर शौहर ने बीवी को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। मुलजिम को 12 साल की सज़ा। मतलब आप इमेजिन करें, टॉलरेंस का लेवल चेक करें कि कहाँ तक अवाम आ गई है कि ख़ातून से सोने की बालियाँ गुम हो गई, तो उसके ऊपर फिर झगड़ा बढ़ा। अच्छा, ये जो मामला है ना, ये मामला इन दोनों मियाँ बीवी का मामला था, जिस पे इनका झगड़ा हुआ कि जी सोने की बालियाँ कहाँ गईं। उसके बाद शौहर ने जो है पेट्रोल छिड़ककर बीवी को आग लगा दी। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने सोने की बाली गुम होने पर शौहर की जानिब से बीवी को जलाने के मुकदमे का 6 साल बाद फैसला सुनाया। जज अमीरुद्दीन ने मुलजिम मेहताब को 12 साल कैद की सज़ा सुना दी। मुलजिम को दियत की सज़ा भी सुना दी गई, जिसमें हुक्म दिया गया कि मुलजिम मकतूला के वुरसा को 5,000 रुपये माहाना 5 साल तक अदा करे। इस्तगासा का कहना है कि मकतूला और उसके शौहर के दरमियान बाली गुम होने पर झगड़ा हुआ। शौहर ने मकतूला पर पेट्रोल छिड़का और सुसर ने आग लगाई। अस्पताल में मकतूला दौरान इलाज दम तोड़ गई। दौरान ट्रायल मुलजिम जुल्फ़िकार का इंतकाल हो गया। अदालत का कहना है कि केस में मकतूला का बयान कलमबंद करवाया गया, जो वज़न डालता है। तो जनाब, ये तो एक ख़बर है और ये हैरान कुन ख़बर है कि ये जो है वो किस तरीके से इतनी आगे लोग जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं खुर्शीद भाई, उन्होंने में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं क्या कुछ हो रहा है, ये बताएं। आपको बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही देखते रहें और आप लोगों की अप्रिसिएशन साथ रहे तो एवरीथिंग विल बी गुड। अच्छा, ये बताएं कि क्या हो रहा है, मतलब हमारे शहर में क्या हो रहा है, क्या इनसाइड स्टोरीज हैं, क्या खबरें आपके पास? देखिए, शहर में तो बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, अच्छा भी हो रहा है और बुरा भी हो रहा है। सही, ज़्यादा अच्छा ही हो तो बेहतर है। कुछ मीठा और नमकीन साथ साथ चल रहा है। हाँ, सही। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये जमहूरी सिस्टम है, हाँ, यहाँ पर मीठा नमकीन दोनों चल रहा होता है। सही। कहीं कभी मामला गर्म हो जाता है, कभी मामला नरम हो जाता हाँ, है। तो ये सियासी उतार चढ़ाव जमहूरियत का हुस्न है। हाँ, और इसी तरह चलता रहना चाहिए। और लोगों के आपस के जो ताल्लुकात हैं हाँ, वो बस सियासी तौर पर ख़राब होने चाहिए, अंदरूनी तौर पर ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। हाँ, गुज़िश्ता आपने देखा होगा कि माह में मेयर कराची और गवर्नर के दरमियान जो तल्ख जुमलों का तबादला चलता रहा और फिर बिलाखिर वो सीज़ फायर पर ख़त्म हुआ। दोनों मिले और उन्होंने बगलगिर हुए और शिकवे शिकायतें दूर की। अकाजी मिलकर शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे। हाँ, तो ये बड़ा पॉजिटिव फीडबैक था शहरियों के लिए और उन तमाम सियासी कारकुनों के लिए कि जो अकाबरीन के जो सियासी तकारीर होती हैं उन पर जो है वो आपस के जो महल्ले में जो रहते हैं दोस्त अहबाब, वो आपस में जो है वो दस्तो गिरबा हो जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज था तमाम सियासी वर्कर्स के लिए, हाँ वो किसी भी जमात के हों और किसी भी हल्के से उनका ताल्लुक़ हो, कि सियासी जो जुमले हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन हमें आपसी ताल्लुकात महल्लेदारी में शहर की सतह पे वो ख़राब नहीं करने और जो शहर की अमन व अमान की जो फ़िज़ा उसको बरकरार रखें।
सही। ये एक बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मुर्तज़ा वहाब ने भी दिया हाँ। और गवर्नर सिंध ने भी अभी दिया। आपने सुना कि मैंने शर्जील इनाम मेमन के हवाले से एक न्यूज़ शेयर की, उस पर आप क्या कहेंगे जो पीपल्स पार्टी का जो पानी वाला मामला चल रहा है, देखिए बिल्कुल, कैनाल्स का शहरों जो मामला है उस पर तो सिंध भर की जो 9 सियासी जमातें हैं जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की सूरत में एक इत्तेहाद बना है, तो उस इत्तेहाद ने पूरे सिंध में छोटे कस्बे से लेके बड़े शहरों में एक मूवमेंट शुरू की है, जिस पर आवाम को बड़ा देखकर हैरानगी भी हो रही है कि ख़ुद सदर मुमलिकत ने उस बिल के ऊपर साइन किए और फिर उन्हीं की जो पार्टी है वो इस पर एहतजाज कर रही है। और 2 रोज़ कबल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा है साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शर्जील इनाम मेमन को फ़ोन किया और कहा जी कि हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके जो कायद हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, उन्होंने कहा कि इस मामले को मिल बैठकर हल करें और इस पर दोनों फरीकैन बैठे और अपने अपने दलाइल दें, उस पर हम मिल बैठने को तैयार है। इत्तफ़ाक़ राय भी हुआ इस बात पे। तो शर्जील इनाम मेमन का ये कहना है कि हम भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और सिंध के पानी की तकसीम पर किसी किस्म का कोई समझौता हम नहीं करेंगे। तो कैटेगोरिकली ये वाज़ेह मैसेज है शर्जील इनाम मेमन का पार्टी की तरफ से भी और उनका अपना मौक़िफ़ भी यही है कि हम जो पानी की तकसीम है सिंध के हवाले से, क्योंकि देखें सिंध में तो पानी की किल्लत वैसी ही है। कराची में आप देखें, कराची के बेशतर ऐसे इलाके जहाँ पानी नापैद है, आता ही नहीं है, और फिर जो पानी कराची को ज़रूरत है जिससे K4 बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा, और जिस तरह हब डैम से जो पानी आना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा, फिर जो धाबीजी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। फिर अल्टीमेटली कराची का जो शहरी है वो जो फ़िल्टर प्लांट्स हैं उनसे पानी लेने पर मजबूर है, वाटर टैंकर से पानी लेने पर मजबूर है, और महंगे दामों। आप अगर आप सरकारी टैंकर्स भी बुक कराएंगे तो आपको 24 घंटे में नहीं मिलेगा, 48 घंटों में मिलेगा टैंकर का पानी। देखिए पानी वहाँ पूरा है, टैंकर्स के पास पानी पूरा है, शहरियों को अवेलेबल नहीं है पानी। तो ये एक सवालिया निशान भी है वाटर बोर्ड इंतज़ामिया की तरफ से। और फिर दूसरा जो पानी मिल रहा है, मतलब शहर में जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी रोज़ाना की बुनियाद पर आता है, कुछ उसके औकात कार है, पानी बदबूदार आता है, वो आप पानी पी नहीं सकते, तो आप कैसे नहाएंगे उससे? उसमें उस सीवरेज का पानी मिला हुआ आता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे वाटर बोर्ड जो कॉरपोरेशन का जो महकमा है वो जो उसकी प्यूरिफिकेशन का सिस्टम वज़ा करता है, प्यूरिफिकेशन के जो उसके सारे टूल्स हैं, जो ज़ाब्ता अखलाक है कि शहरियों को साफ़ सुथरा पानी जो है वो मुहैया किया जाएगा, लेकिन वो मुहैया नहीं किया जा रहा होता। क्यों नहीं किया जा रहा है? तो उसको भी एक इदारा तहकीकात की इस पर कमेटी बननी चाहिए कि शहरियों को जो है वो बदबूदार पानी क्यों मिल रहा है, और इसकी जो सफाई के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए वो पूरी तरह से क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं इस तरीके से हो रहा। अच्छा, एक और इशू है, और इशू ये है कि आप देखते हैं कि रोज़ाना जो है वो हमारे यहाँ हादसा होते हैं कि ऑयल टैंकर हो या फिर डंपर हो, ये बिल्कुल हादसा बढ़ते जा रहे हैं। और अगर देखा जाए ना तो न लोगों की तरफ से भी ये होता है कि वो एहतियात शायद उस तरह से नहीं कर पाते, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि कोई भी बेरहम टैंकर आया और उसने किसी को भी कुचल दिया। और अगर ना इस तरह के कितने सारे वाक़यात, इस तरह के कितने सारे जो है वो हादसात रिपोर्ट होते हैं जिसमें बेगुनाह कोई बच्चा अपने बाप के साथ बाइक पे जा रहा है, तो उसका देखें कि वो वापस ही नहीं आया, घर दोनों बाप बेटा हलाक हो गए। क्या आप समझते हैं कि अभी क्या नई SOP क्या बनानी चाहिए खुर्शीद भाई? किस तरह से ये चीज़ों के ऊपर ओवरकम करना चाहिए? जी, हमारे जो ऑफिस से मुतसिल कोरंगी कॉजवे है, हाँ, वहाँ पर एक नई डेवलपमेंट हुई है, शारा भुट्टो, हाँ, जो है वो एक्सप्रेस बना है, हाँ। नहीं, उसी शारा भुट्टो के बराबर में जो मेन रोड है, जो आम रोड है, जिसको मैं शारा पाकिस्तानी कहूँगा, वो टूट का शिकार है। हाँ। आपने शारा भुट्टो बना दिया, बहुत खूबसूरत बना, लेकिन शारा पाकिस्तान को कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? और ये अरसा दराज से जो सूबाई हुकूमत का बजट है, हाँ, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बजट मख्तस होता है जी। कोरंगी हमारा वो वाहिद इलाका है जिसमें जो सनती जोन है, सही, ठीक है। उसके अलावा आप साइड की बात कर लें, वहाँ पर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, शेरशाह की इंडस्ट्रीज़ हैं, जी जी जी, लेकिन वो सड़कें क्यों नहीं बन पा रही? हाँ, एक अरसा दराज से वहाँ के इलाका मकीन, वहाँ के सनतकार इस बात पे सरापा एहतजाज होते हैं कि भाई हमारी सड़कें बनाएं, यहाँ पर हैवी ट्रैफिक गुजरता है, सही। उस हैवी ट्रैफिक गुजरने की वजह से हादसा रोनुमा होते हैं और उसमें फिर कई जानें चली जाती हैं। तो इस बात पर सोचने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है सिंध हुकूमत के लिए कि वो इस शहर की
स्टेक होल्डर जमात है, सूबे की स्टेक होल्डर जमात है। और ये शहर जब तरक्की करता है तो पाकिस्तान भी तरक्की करता है। इस शहर की माशी सूरत बेहतर होती है तो पाकिस्तान की माशी सूरत बेहतर होती है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम, मवासलाती निज़ाम बेहतर होना ये इंतहाई नागुज़ीर है। तो ये नहीं होगा तो फिर शहर में हादसात भी बढ़ेंगे। और आपने देखा कि कई रोज़ से ये सबसे हॉट इशू है कराची का। हाँ। कि डंपर्स, टैंकर्स, हैवी ट्रैफिक जो है वो आम शहरियों को इस तरह रौन देते हैं जिस तरह कोई आपने बिल्ली का बच्चा मार दिया। और इस पर जो है वो सरापा एहतजाज, जिनके घरों से मैयतें उठी हैं। हाँ। देखें मलीर में और जैनब का वाक़या दिल हिला देने वाला वाक़या है कि एक माँ जिसने अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, वो अभी उसने अपनी बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे अपने बच्चे के लिए, अपने शौहर के लिए कि हमने उसको पढ़ाना लिखाना है। अभी वो दुनिया में नहीं आया लेकिन एक हादसे की नज़र से होते हुए वो दुनिया से जा चुका है। और एक ही बेटी थी उसके वालिद की। हाँ। कि ये दिल हिला देने वाला वाक़या है सबा साहिबा कि हमारे रूह नहीं कांपती, दिल नहीं हिलते कि हमने खौफ खुदा नहीं है, आखिरत में जवाब नहीं देना हमने। उसके बाद देखें बिल्कुल एक ऐसी खामोशी है। हाँ। कि जैसे कहू का आलम है, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है इस बात की। मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोई ऐसी हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए जो कि SOP मौजूद है। हाँ। देखिए शहर में जो ट्रैफिक कवानीन है वो पूरा ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है। और बात सिर्फ ये है कि उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए और अमल दरामद के साथ साथ जो है वो सख्ती की जाए, जो कि अभी गुज़िश्ता दिनों हाल में SOPs जारी किए हैं दोबारा सूबाई वज़ीर शरई इनाम मेमन ने कि ट्रैफिक हादसा की कंट्रोलिंग के लिए उन्होंने SOPs दोबारा से वो रिव्यू किए हैं। हाँ। और तमाम ट्रैफिक एहलकारों को ये पाबंद किया है कि जो हेलमेट नहीं पहनता, तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा है और अगर कम उम्र बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसको भी उसकी बात पूछ की जानी चाहिए। हाँ। उसका लाइसेंस नहीं होता क्योंकि कम उम्र है वो, तो वालिदैन को भी चाहिए। देखें कुछ जिम्मेदारियाँ हमें लेनी पड़ेंगी। हाँ। हमें ऑन करना पड़ेगा। ये शहर हमारा है, ये सड़कें हमारी हैं, यहाँ की ट्रैफिक हमारी है, ये पाकिस्तान हमारा है। तो कुछ जिम्मेदारियाँ हुकूमत के साथ साथ हमें बेहैसियत कौम, इनहैसुल कौम हमें लेनी पड़ेंगी, हमें ऑन करना पड़ेगा अपने शहर को। सही। अच्छा मसला ये ना कि शहर को ऑन करना तो चाहिए, ऑब्वियसली हमारा शहर है, लेकिन इशू ये होता है कि लोग सारी चीज़ें जो है ना वो शायद इंतज़ामिया पे या दीगर चीज़ों पे जो है वो डाल देते हैं। लोगों को ख़ुद भी अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो चीज़ों को कैरी ऑन करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए कि भाई अगर किसी जगह पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है तो आप किसी रेलेवेंट पर्सन को, किसी बंदे को जाके कह दें कि कचरा उठवा लें। अपनी मदद आपके तहत एक कोई गली की कोई कमेटी या कोई ऐसी चीज़ बना लें, कोई मेंबर्स का कोई ऐसा कलेक्टिव ग्रुप बना लें जो अपनी मदद आपके तहत आपकी गलियों को साफ़ रखे, शहरों को साफ़ रखे, चेक एंड बैलेंस रखे, अपने प्राइवेट गार्ड्स जो हैं वो गलियों में, महल्लों में रख लें अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो कोई ना कोई हिकमत अमली बना के किसी इंतज़ामिया को बात कर ले। ये हर बंदे को इंडिविजुअल कराची में करना पड़ेगा सफाई के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। तो खुर्शीद भाई इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं और जितनी भी बात कर लो ना शहर कायद के हवाले से, जितने भी मसाइल के बारे में बात कर लो, मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाते कम नहीं होते। अच्छा एक तो मसला खुर्शीद भाई जहाँ पे हमारे शहर में चोरी डकैती और ये सारे मामला हैं, वहाँ पर जो दूसरा मामला है, अब आप ये देखें कि गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, अब उसमें सेहत के मामला जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, अब कितना ज़्यादा जो है वो ये इशू बना हुआ है कि चीज़ जो डेंगू और मलेरिया के केसेस हैं ये रिपोर्ट हो रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने शहर को साफ़ रखें, आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को साफ़ रखें, आप प्रॉपर स्प्रे करें। मैं ये अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा हम ये बात करते हैं, शायद सबसे ज़्यादा बात हमारी ही प्लेटफॉर्म से की जाती है सफाई के बारे में कि अपनी इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, अपने घरों को साफ़ रखें। डस्टबिन की जो आप जो डस्टबिन यूज़ करते हैं, आप 6000 का खाना तो खा लेते हैं लेकिन आप 200 रुपये की डस्टबिन की थैली अपने डस्टबिन पर नहीं चढ़ाते। आप अपने डस्टबिन को क्लीन रखें, आप अपने डस्टबिन को हाइजीन के तौर पर रखें। ये आपके किचन से लेके आपके घर तक बीमारी का बायस होता है। आप अपने वॉशरूम्स को साफ़ रखें, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, तो आप देखें कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और गर्मी में वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हुकूमत की लेवल पर जो है वो क्या इकदाम किए जाते हैं? स्प्रे तो हम देखते हैं कि वो आते हैं एरियाज़ में स्प्रे कर देते हैं, कहीं स्प्रे भी नहीं करते। कचरा जूं का तू पड़ा होता है और फिर वही ताफून और वो दीगर चीज़ें वहाँ पर जो है ना, मच्छर मक्खियाँ, सफाई नहीं। देखें साहब कराची के बेशतर ऐसे इलाके हैं जो बहुत कंजेस्टेड हैं। हाँ। जो ओल्ड सिटी एरिया है कराची का, लियाकताबाद है जी, और रेंशम लाइन है, लियारी है, खारादर है जी, बहुत कंजेस्टेड इलाके हैं। हाँ। तो यहाँ पर फिर आबादी भी उस हिसाब से गुंजान आबाद इलाके हैं सारे,
तो जो सिंध हुकूमत का डिपार्टमेंट है, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो कचरा उठाता है और कुछ ऐसी जगह रह जाती होंगी यकीन तौर पर, जाहिर सी बात है कहीं कमी कोताही रहती है, तो उसमें जो कचरे की वजह से जो ताफुन फैलता है, फिर जो सीवरेज का सिस्टम है, देखिए हमारे यहाँ जो एक पोर्शन माफिया है ना, जहाँ 2 अफराद की रिहाइश थी वहाँ 10 अफराद रहते हैं, तो और हमारी जो सीवरेज की लाइनें हैं वो उनकी कैपेसिटी जो पुरानी डली हुई है अब वो ज़ाहिर बढ़नी चाहिए थी। अब चूँकि वहाँ तो अफराद 5 रह सकते थे, वहाँ 20 अफराद रह रहे हैं, तो वो जो सीवरेज की लाइनें हैं वो ब्लॉकेज हो जाती है उसमें अंदर, और वो फिर टूट फूट का शिकार भी होती हैं, जिसकी वजह से सीवरेज का जो पानी है वो सड़क पर मौजूद होता है और ऊपर से फिर हमारा जो कचरा है वो सड़क पर मौजूद होता है, जिसकी वजह से मच्छरों की बहुतात यकीनी तौर पर साल साल उनकी अफजाइश रहती है। फिर हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी स्प्रे करना है, तो वो महीने में कोई एक मरतबा आके वो स्प्रे करते हैं, जो कि वो नाकाफ़ी है। और फिर जब से ये इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली हुई है, शहरी निज़ाम पूरा डेवलप हो चुका है, फिर यूसी चेयरमैन और जो टाउन चेयरमैन उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हर हफ्ते हर वीक में हुकूमती सतह पे जो है वो स्प्रे करें, और फिर हमारी खुद की भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने जो इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको साफ़ रखें। लेकिन जो प्लाज़ा है, अगर वहाँ कोई सफाई की सूरत बेहतर नहीं है, तो हमने जिस तरह किया अपने प्लाज़ा में कि अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर डस्टबिन रखें और वहाँ पर बैग्स रखें, और तो इस तरह वो शऊर बेदार हुआ लोगों में। अब वो रूटीन एक बन गई है। जो मेंटेनेंस के पैसे होते हैं प्लाज़ा में, उसको हमने इजाफा किया। कभी आप कुछ पैसे इजाफा रखें इसके अंदर कि इस प्लाज़ा की खूबसूरती के लिए, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। मतलब अगर पर मंथ जो है अगर आपको 200 रुपये इजाफा देने पड़ रहे हैं तो कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ताकि आपका इलाका जो है, आपका इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा होगा, आपके बच्चे सिक्योर होंगे, आपकी फैमिली सिक्योर होगी, और आप खुद भी अच्छा फील कर रहे होंगे बैसे पाकिस्तानी। सही। महराज भाई ने हमें ज्वाइन किया है। महराज भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा महराज भाई, बात कर रहे हैं हम कि अब शहर कायद में ना सफाई के मामला जो हैं, आप खुद देखते हैं कि वैसे तो पूरा साल ही माशाल्लाह कचरा और सारा ये आपको नज़र आएगा, और अब बड़ी ईद भी आ रही है तो मज़ीद। अब क्या है कि जब एक तो चलें घरों की सफाई तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने अपने घर कैसे साफ़ रखते हैं, लेकिन शहर की सफाई तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। अब डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। अब एक एडवाइजरी जारी हो जाती है कि जी आपने मच्छरदानी लगानी है, आपने स्प्रे करना है, घरों को साफ़ रखना है। ठीक है, आवाम तो कर लेंगे, बट जहाँ आवाम जिस सड़क पे गुज़रते हैं, जिस सड़क से जाते हैं, तो वहाँ जो कचरा है, वहाँ जो जगह जगह गटर खुले हुए हैं, शदीद गर्मी है, मच्छर हैं, जरासीम हैं, तो उनको कौन देखेगा? उनके बारे में कौन ख्याल करेगा कि भाई कचरा उठाना तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। तो डेंगू के केसेस तो बढ़ेंगे जब गंदगी से मच्छर पैदा होंगे, गंदगी में मच्छर घूमेंगे, सराउंडिंग एरिया, हर एरिया में एक बड़ा कोई कचरे की जगह होती है जहाँ सब कचरा फेंक रहे होते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ ये वाले नॉर्थ साइड के एरियाज की या मुख्तलिफ एरियाज की, ठीक है। भाई डीएचए को हटा दें आप। हाँ, उसको हटा के बात करें पूरे शहर कि पूरे शहर में आपको कोई 3 या 4 गली के बाद आपको एक ऐसा कचरा घर मिल जाएगा जहाँ से आपको पता होगा कि इस गली से नहीं गुजरना, या इस गली में तो है ही कचरा कुंडी, उसके बराबर में घर होंगे, गलियाँ होंगी। ये कौन साफ करेगा? ये कौन करेगा काम? भाई देखिए, मजमूई तौर पर ये पूरा मामला तो है इंतज़ामिया का ही, ठीक है ना, क्योंकि देखिए मैं और आप भी और हम जैसे लाखों लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो टैक्स पेयर हैं। सही। कहीं ना कहीं अपनी सैलरी में से टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, खरीदारी में टैक्स पे कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जब तमाम चीज़ की अब बिलिंग्स चल रही हैं, ठीक है, उसके बाद भी जिसका ये काम है वो इदारा केएमसी हो, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, उनका काम है। उसके बाद एक नया इदारा बना दिया गया था, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। अरे भाई उसका रोल तो मुझे बता दें, इस शहर में क्या है, चंद गाड़ियाँ या फिर चंद वो लोग जिनको पैसे दे के रोज़ाना खड़े करके तस्वीर कशी की जाती है। अगर आप कभी कॉजवे से, हमारा ऑफिस है, यहाँ पर आएँ तो आपको कुछ लोग नज़र आएंगे, लेकिन वो लोग जो हैं वो उनके मुलाजमिन है ही नहीं। वो रोज़ पे 700 रुपये, 800 और 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर हैं। वो एक ही जगह, मैंने ये भी नोट किया है, वो एक ही सड़क पे झाड़ू लगाते रहते हैं। ठीक है, इधर से झाड़ू लगाई, यहाँ पे उनकी मूवीज बनती रही, उनकी गाड़ी वर्किंग कर रही है, उसके बाद उसी सड़क को क्रॉस करके वो दूसरी तरफ आ गए। धूल मट्टी का वही आलम है। तो बात ये है कि चले हम किसी एक इदारे को अटैक नहीं कर रहे कि भाई ये इदारा ख़राब है। बात ये है कि जिसका काम है उसको करना चाहिए। अच्छा, ये भी हम पर लाद दिया गया है। अब आपके कराची में इस वक्त अगर आप गौर करें अपने अतराफ़ में, तो अफ़गानी
आपका कचरा उठा रहा है आपके घर से, हाँ, ठीक है ना, हाँ, लोकल नहीं उठा रहा, उसने बाकायदा कचरा कुंडियाँ ठेके पे ली हुई हैं, हाँ, ठीक है, खरीदी हुई हैं, हाँ, और उसकी कचरा कुंडी से वही अपना वहाँ जमा करेगा, वहाँ से लेके जाएगा। तो इस कराची में तो माफियाज ने ऐसी सूरत इख्तियार कर ली है कि हमारा तो कचरा भी माफियाओं की नज़र हो गया, हाँ, ठीक है ना भाई। आप और हम अपना घर साफ कर सकते हैं, ठीक यही है? मैं कह रही हूँ ना, हम और अपना आप घर और साफ हम कर ये सकते जरूर हैं, कर सकते हैं कि जी कचरा हम बाहर नहीं फेंकें, बाहर ना फेंकें, गली साफ करवा सकते हैं अपनी, अपनी मदद उसके भी पैसे हम जब गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में भी अदा कर रहे हैं, ठीक है, फीसिस की सूरत में भी अदा कर रहे हैं, और उसके बाद जो अफगानी हमारे घर के पास है या नीचे जिसने पॉइंट एक बनाया हुआ है, हमने उसको कचरा देना है, वो भी हमसे मंथली पेमेंट ले रहा है, हाँ। तो भाई सब चीज़ तो हम यहाँ पे खरीद के हासिल कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बावजूद भी बहुत सारे जो इलाके हैं शहर में, आप यकीन करें कि हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। अगर हमें कचरे पर अपना कोई सेगमेंट करना है, अपनी बात कर रहे हैं हम खबर के लिए, अगर 4 जगह से या 6 जगह से या 8 जगह से सिटी 21 में खड़ा होना है, तो आप यकीन करें कि विद इन 5 मिनट सबको पता होगा कि कचरा कहाँ पड़ा होगा। अरे 2 जगहें तो मैं बता दूंगी आपको, मतलब 2 से 3 जगहें तो मैं आपको बता दूंगी। कचरा आपने ढूंढना है, मैं आपको बताती हूँ कचरा कहाँ मिलेगा आपको। कचरा आप बारादरी पे चले जाएं, बारादरी के जो मेन सेंटर है वहाँ मिल जाएगा। बारादरी के बैक साइड पर जो पूरा उन्होंने डंपिंग पॉइंट बनाया वहाँ मिल जाएगा। रोज़ाना जब मेरी गाड़ी उधर से गुजरती है तो ये हालात है मेराज भाई कि कचरा सड़क पे आया हुआ है। छोटे बच्चे वहाँ से स्कूल के लिए भी जा रहे हैं, सामने मस्जिद है, रोड बिल्कुल ब्लॉक है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कचरा। जो एक नाला सा बना हुआ है उसके अंदर कचरा है, नाले से ऊपर आके वो जो पॉइंट है, डंपिंग पॉइंट है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, उसके ऊपर कचरा है। और फिर उसके बाद जो रोड है उस पर आधा कचरा है, वहाँ से गाड़ियाँ गुजर के जाती हैं, वहाँ से गाड़ियाँ, सामने भी रिहाइश है, इस तरफ दुकानें हैं, बिल्कुल सामने मस्जिद है माशाल्लाह। कि अगर आप देखें कि इंसान यही ख्याल कर लेता है कि कम से कम मस्जिद के सामने जो डंपिंग पॉइंट बना हुआ है कम से कम वो तो हम हटा दें, मतलब ये तो एक सवाब का काम भी है। अब आप सोचें कि उस इलाके में रहने वाले, हम तो चलो उधर से सिर्फ गुजरते हैं, वो तो हमारे मतलब बैक साइड पे है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं क्या हाल हो रहा होगा, उनका भी बुरा हाल होगा। लेकिन इसके साथ साथ में एक आपको और चीज़ भी ऐड करूँगा। आप ज़रा बताएं, सरकार के आप ज़रा बताएं आपके कहाँ, आपकी मतलब आपकी नज़र में अभी इंस्टेंट बताएं किधर आपको पता चल रहा है कि कचरे का डंपिंग पॉइंट या कचरा यहाँ है, ज़रा बताएं। 2 जगह मैंने बताई, आप भी बताएं भाई। मैं आपको कुछ इलाके कोड कर देता हूँ। रंचो लाइन का इलाका है, गार्डन का एरिया है, गार्डन के बाद जो है वो कश्ती मस्जिद के पास का एरिया है, वहाँ पर है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम कचरे का अपने दिमाग में लाते हैं ना कि हम कहीं भी किसी गली में पड़ा हुआ कचरा या सड़क पे पड़ा हुआ कचरा बना लेंगे, तो हमारे इस वक्त सबसे पहले लियाकताबाद हमारे ध्यान में आता है कि लियाकताबाद की गलियों में इस वक्त की सूरत हाल जो ये है, वहाँ की गलियाँ जो हैं, जो कि खास तौर पर जो फ्लैट्स के बैक साइड की गंदी गलियाँ कहलाती हैं ना, वो टनों के साथ गंदी गलियाँ जो कहलाती है ना, छोटी गलियाँ होती है ना, बिल्कुल जो अंधेरी सी गलियाँ होती है बिल्कुल आपके घर के बैक साइड पे, ठीक है ना, उसको गंदी गली इसलिए कहा जा रहा है ना कि उसमें टनों के हिसाब से कचरा पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें देखें कसूर सारा देखें, हम तो ये सारा सरकार पे नहीं डालते, ठीक है। मैं, आप हो गए, हम जैसे लाखों लोग हो गए, वो अपने घर से कचरा साफ भी कर रहे हैं और जगह पर फेंकवा रहे हैं या भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे माशाल्लाह से लोग ऐसे भी हैं जिनको सिविक सेंस छूकर भी नहीं गुजरा, माजरत के साथ। उन्होंने क्या करना है जी, कचरे की थैली बनानी है और बाहर दे के बगैर जो है वो फेंक देना है। अभी भी कुछ इलाकों में ये सूरत हाल है कि वहाँ पर अगर आप मोटरसाइकिल पर गुजर रहे हैं तो बड़े होशियार रह के गुजरें, क्योंकि कचरे की थैली किसी वक्त भी आपके सर पर आके गिर सकती है। ये सूरत हाल है, आंखों देखी सूरत हाल है मेरी, ठीक है। हाँ, और ये मैंने देखी कुछ बंस रोड पे देखी मैंने ये, उसके बाद मैंने रंचो लाइन की साइड पे ये देखी। एरिया की बात करें आप मेरा? ये बंस रोड, ये साउथ के एरियाज हैं कुछ, बंस रोड है और रंचो लाइन के कुछ एरियाज हैं, वहाँ पर मैंने खुद देखी है कि मतलब मैं खुद बचा हूँ उससे, ठीक है। या मैं गाड़ी में गुजरा तो मेरी गाड़ी पे अचानक आके धम से आवाज आई तो मैं खुद परेशान हो गया, मैंने कहा कुछ गिर गया। अब वो मैं जल्दी से गाड़ी साइड पे रोक के मैं उतरा तो मेरी गाड़ी की छत के ऊपर जो है वो कचरे के पूरे शॉपर था, वो भारी वो पड़ा हुआ था और छत जो है नीचे दब गई थी। तो सूरत हाल ये कि हमें खुद भी देखना होगा ना कि सिर्फ घर से बाहर फेंक देना मसले का हल नहीं है। या तो कम से कम अगर हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जी हम 1500 या 800 रुपये जो है वो कचरा फेंकने वालों को दें, तो हम अपने किसी घर के छोटे बच्चों को भी बोल सकते हैं कि भाई जो भी डंपिंग पॉइंट है या कचरा कुंडी है वो कचरा वहाँ पर जाके फेंक के आ जाए। सही। अगर हम अपने घर का कचरा गली में फेंक देंगे या पिछली गली में फेंक देंगे तो भाई उसको उठाने तो किसी ने नहीं आना, किसी ने नहीं आना। सही सही, बिल्कुल। तो हमें खुद भी देखना पड़ेगा
और मिलजुल के देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से उम्मीद तो ना होने के बराबर है जी। बिल्कुल सही जी, सरकार से उम्मीद जो है वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। महराज भाई हमारे शो पर आए और खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। और बात कर लेते हैं अब जिस तरीके से हमने आपको बताया कि मैट्रिक बोर्ड के हवाले से अपडेट किया हमने आपको, वहीं कुछ इंटर बोर्ड के हवाले से जो है गुज़िश्ता हफ्ते से ही, या यूँ कह लें कि 5-6 दिनों से बहुत ज़्यादा इस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि भाई पता नहीं इनके एहतजाज चल रहे हैं, कुछ डिले होने लगे हैं एग्ज़ाम्स। व्हाट इज़ ऑल अबाउट, क्या कुछ है, कितना सच है और क्या हो रहा है, क्योंकि इट्स अबाउट स्टूडेंट्स करियर, कि जो लोगों के एग्ज़ाम्स, इंटर के जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स जो हैं अब आने वाले हैं 1 महीने बाद, क्या वो वक्त पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद अख्तर आराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? कैसे सर आप? जी बिल्कुल ठीक सर, क्या चल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? कभी मैट्रिक के जो है वो स्टूडेंट्स परेशान हैं, कभी जो है वो इंटर के स्टूडेंट्स परेशान हैं, कभी असातिज़ा की हड़ताल है, कभी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं। चल क्या रहा है ये सारा कुछ एजुकेशन सिस्टम में? होने वाले मसाइल कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाई पे फोकस करेंगे सारे बच्चे? जी यकीनन, बेसिकली अब देखा जाए, अगर आप तस्वीर के तमाम रुख देखेंगे तो तुलबा के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, लेट सारा कुछ होता है, डिले होने के इम्कानात होते हैं, आखिरी दिन भी सेंटर चेंज हो रहे होते हैं। अगर मैट्रिक के एग्ज़ाम्स क्योंकि पहले स्टार्ट हुए, उसमें आपको पता है कितने मसाइल दरपेश थे आवाम को, कि एक फ़र्स्ट पेपर गुजर जाने के बाद जो है सेंटर का पता चल रहा था। तो मिस मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा है और लगता यही है कि ये दानिस्ता तौर पे की जाती है। इसीलिए मैंने ये कहा कि ना ख़त्म होने वाले वो मसाइल हैं, तालीम को खड़ा अपने पाँव पे नहीं होने दिया जाएगा। सही। और अजीबो गरीब किस्म की कशमकश है। दूसरी तरफ वालिदैन को मैं हमेशा कहता हूँ खुदारा कि आप अब कुछ ख्याल कीजिए, अगर आप भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे के नंबर अच्छे आ जाएं और बाकी जो है वो बेशक एक साइड पर हो जाए, ये जो सोच है सेल्फिशनेस की, ये भी बड़ी मसला है। हमें सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें वक्त पे फॉर्म जमा करने पड़ेंगे। हम क्यों ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से ये तमाम आवा का आवा बिगड़ जाता है। उसमें हम तमाम स्टेक होल्डर पार्टनर हैं एक तरह से, जो हम सब काम करते हैं। इसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, स्पेशली पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स की अपनी मनपसंद जो चीज़ें हैं, अब स्पेशली जब इंटर बोर्ड की बात करेंगे, आपको पता है कि अभी कराची शहर वो शहर है कि जो पूरे पाकिस्तान को 70% तक के रेवेन्यूज़ देता है। जिसमें वो तमाम रेवेन्यूज़ हैं, कस्टम ड्यूटीज़ है, क्योंकि सी पोर्ट भी यहाँ पर है, टैक्सेस भी देते हैं। यहाँ के लोग टैक्सेस ज़्यादा पे करते हैं। आप अंदरूनी सिंध की बात करेंगे या पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे, इतने टैक्सेस नहीं पेमेंट होती। अब यहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, यानी कि आप देखेंगे खरात, ज़कात, सदका भी बहुत जल्दी से देते हैं और चीज़ों पे ख़र्चा ही बहुत करते हैं। तो अब अगर इनको फर्स्ट ईयर में फ़ेल कर दिया गया, उनकी परसेंटेज नीचे आई गई, तो फिर उसकी वजह से इतना क्राउड वहाँ जमा हो गया। वही बात है कि फिर ऐसे लोग वही डिमांड वाले कि हमारे बच्चे की परसेंटेज किसी न किसी तरह से बढ़ जाए। हालांकि कमेटी का फैसला भी आ गया, लास्ट जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था उसके 20% इंक्रीज़ करने की बात भी हो गई कि 20% मार्क्स इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। अब जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे उनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो मसाइल हल तो किए तो जा रहे हैं, मगर ये है कि अजीब किस्म का एक सिस्टम क्रिएट हुआ है। तो अभी क्या इनसाइड स्टोरी क्या है? किस हद तक ठीक है कि इंटर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो डिले हो जाएंगे या ताख़ीर का शिकार होंगे? क्या खबरें हैं? देखिए पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं निकला प्रॉपर तरीके से। सही। अगर नोटिफाई होगा, मीडिया प्रेस पे थोड़ी, तो अगर डिले हुए तो कब तक हो जाएंगे, कब तक हो सकते हैं? देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो ये है कि बोर्ड इंतज़ामिया ही सही बताएगी। नोटिफिकेशन होने के बाद जो है हम सही बता पाएंगे। जैसा कि आपने देखा था कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए, रमज़ान में होने वाले थे मगर बाद में लेट हो गए। इसी तरह के खदशात मौजूद हैं, क्योंकि बहुत से इंतज़ामात मुकम्मल नहीं किए जा सके, मसाइल दरपेश हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इम्तिहानी मराकज़ का भी जो है ना वो इशू है कुछ। तो वो क्या इशू है सर? सर आपको बताएं। आपको पता है इशू क्या होता है? नहीं पता तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग जो करते हैं वो इंटर बोर्ड में करते हैं, तमाम स्टेक होल्डर। किसी में एक को कसूरवार मैं नहीं ठहराता। सही। मैं तो आगाज़ करता हूँ पेरेंट्स से, बात है सीधी। अगर वो डिमांड ही नहीं करेंगे, वो अपने बच्चे के लिए जो है
यानी कि अगर मेडिकल में जाना है तो उसके लिए उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको मीट करना है। हाँ, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए उनको परसेंटेज चाहिए। हाँ, एक सर्टेन फिर जब वो लेके खड़े हुए हैं, वो कहते हैं ना रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। तो यकीनन है जो ऑफर कर रहा है उनकी हम बात ही नहीं करते, हम सिर्फ बोर्ड की बात करते हैं। हम गवर्नमेंट को बिला वजह वो कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर पार्टनर हैं इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंटर की जहाँ तक आपने सवाल किया, सेंटर में ही तो इब्तदा में होता है ना। देखें नॉर्मली ये कहा जाता है मेरी 5 फिंगर्स हैं, ये पहला जो तरीका है लोगों का चीट करने का वो सेंटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, वहाँ पर इतना प्रेशर होता है कि वो मैनेज नहीं कर पाती, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज नहीं कर पाती, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है, लोग पैसा भी खर्च करते हैं। बार बार ये अल्फाज में दोहरा रहा हूँ। तो कसूरवार कौन है? यानी हम हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जो है स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते, पता नहीं क्या बात है, इतनी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कराची वो शहर है कि जो पैसे से सब कुछ करता है। सही। अच्छा, तो अभी जो है वो कैसे देख रहे हैं, क्या आप एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को, क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को? क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, यानी आप सोचें ना, अगर थोड़ा सा अगर हम ये सोचें कि जी मतलब लेट्स सपोज के एग्ज़ाम्स है, राइट, और मुझे ये पता चले कि मेरे एग्ज़ाम्स की जो मैं तैयारी कर रही हूँ वो मई में होने जा रहे हैं, तो वो डिले हो जाएंगी। तो इससे थोड़ा सा दिमाग जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि अच्छा ठीक है, अब पता नहीं क्या हो रहा है, एग्ज़ाम्स कब होंगे, पता नहीं क्या होगा। तो ये सूरत हाल क्या होती है फिर? देखिए, हमें चाहिए होता है पेरेंट्स को और टीचर्स को कि हमें बच्चों को किसी भी क्योंकि स्टूडेंट्स का फोकस नहीं रहता ना फिर इस तरह की खबरों से, मोराल उनका डाउन हो जाता है कि अच्छा पता नहीं मैंने तो ये प्रैक्टिकल की तैयारी की थी, या मैंने तो जो है ना वो ये पेपर की तैयारी की थी सर्टन। अब आप कुछ बच्चे होते हैं अपने टाइम लिमिट से पढ़ते हैं, देखिए हमें इतने दिनों में ये सारा कुछ कर लेना है। जी एग्जैक्टली। देखिए एक्सक्यूज अगर किए जाएं तो बहुत से बहाने हैं, इफ और बट्स और ये और वो। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमें लाइफ स्किल्स देने हैं बच्चों को, पेरेंट्स को भी। हर बुरी सिचुएशन को पॉजिटिव कैसे करना है ये हमें सिखाना है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि अगर डिले हो गए तो आपके पास तैयारी का भी तो वक्त मिल गया ना आपको। तो बेहतर नहीं है कि आप तैयारी करें, अगर उसका बैठ के रोना रोया जाएगा कि क्यों डिले हो गया, तो उसी टाइम को अवेल किया जाए। हमारे पास नेगेटिव थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सही। हम बिलावजह जो है बहुत सी चीज़ों कहते हैं। अगर हम अपने बच्चों को ये स्किल्स देते हैं, लाइफ स्किल्स में से एक स्किल है कि हर सिचुएशन को आप कैसे अपने मुफाद में ला सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए। अगर पेपर डिले हो रहे हैं तो अच्छी बात है, आप तैयारी कीजिए। वो तो गवर्नमेंट के इंतज़ामात अगर मुकम्मल नहीं है, बोर्ड के इंतज़ामात मुकम्मल नहीं है, तो आप बैठ के इससे रोना रोएं और बैठ जाएं, या वीडियो देखें, फिल्में देखें, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं और ऐसी न्यूज़ देखें जो आपको डीमोटिवेट करे। इससे बेहतर ऐसी न्यूज़ देखें ही ना डीमोटिवेशन वाली। सही, ये बहुत अच्छी बात की कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, फोकस ऑन दैट, आप उसी के ऊपर फोकस करें और इधर उधर की जो खबरें होती हैं वो ना देखें, ताकि आपका फोकस आपकी पढ़ाई पर रहे। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए। और अभी यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर होंगी ढेर सारी बातें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं एक ऐसे लेजेंड एक्टर की, एक ऐसी पर्सनैलिटी की कि जिनकी पर्सनैलिटी भी शानदार थी, उनकी एक्टिंग भी शानदार थी। अगर बात की जाए तंज़ो मिज़ाज की, तो उनसे ज़्यादा अच्छा काम शायद ही कोई कर सके। आने वाले लोग उनको फॉलो करते हैं, पड़ोसी मुल्क हो या पूरी दुनिया में। उन्होंने अपना नाम बनाया अपनी अदाकारी से, अपनी मेज़बानी से और अपने शोज़ से। अपना जो नाम है वो हासिल किया, इनफैक्ट पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। वो जहाँ गए उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की। चाहे पड़ोसी मुल्क के जितने भी एक्टर हों, फ़नकार हों, अगर मेज़बान मोइन अख्तर होते थे तो वो शो हमेशा हिट होता था। वो चले गए, वो बिछड़ गए, लेकिन उनके लिए बस एक ही लाइन है कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोइन अख्तर साहब जो है ना, कॉमेडियन, कंपेयर, सिंगर, एवरीथिंग, हर चीज़ में बेहतरीन थे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इंसानियत की। मोइन अख्तर जैसा इंसान जो है
बड़ा मुश्किल से होता है जो लोगों की हेल्प करना। काम देख के जिंदा हैं, हमें खुशी होती है। जो हमारा डिप्रेशन है, जो काम है, स्पेशली अमेरिका के लोग, बाहर के लोग ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे हैं और कहते हैं कि हमें अपना मतलब इतना हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जब इनके हम वीडियोस देखते हैं, जब इनके प्रोग्राम्स देखते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं। मोइन अख्तर चले गए मगर उनका फ़न, उनकी तहजीब, उनके जुमले और उनके कहकहे आज भी हमारे साथ हैं। वो सिर्फ फनकार नहीं, पाकिस्तान की सकाफती पहचान थे। राहील बेग, सिटी 21। तो जनाब आपने ये पैकेज देखा और अब इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, ये पर्सनैलिटीज़ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं कि आप इनको देखते हैं और जब भी आप इनको देखते हैं ना तो बिल्कुल आपका सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। एक तो इतने इंथुजियास्टिक हैं ये, और दूसरा जिस तरीके से जब ये खड़े हुए होते हैं ग्राउंड में, और अगर हमारी टीम जो है वो किसी PSL की बात नहीं कर रही हो, हमारी टीम जो है किसी मुखालिफ टीम के साथ खेल रही हो और अगर हमारी टीम हार भी रही हो लेकिन एक शख्स का मोराल जो है वो डाउन नहीं होता, नारे लग रहे होते हैं ग्राउंड में, जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीतेगा। सो हियर वी हैव चाचा 2020। अच्छा जनाब, T20। अच्छा जनाब, कैसे चाचा, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अच्छा, उनके साथ हैं अरीशा गौरी जो कि स्केटिंग करती हैं, आइस स्केटिंग करती हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि चाचा हमारे साथ है तो चाचा से बात करते हैं। अच्छा चाचा, ये बताएं कि आप जब खड़े हुए होते हैं ना ग्राउंड में और आप जिस तरीके से नारे लगा रहे होते हैं और जिस तरह आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान जीत रहा है तो दैट्स अमेजिंग। फिर तो चाचा का जो जज्बा है ना वो तो बिल्कुल ऐसा होता है कि लोग देखते हैं और कहते हैं भाई ये तो ज़बरदस्त मज़ा आ गया। लेकिन हमारी टीम हार भी रही होती है ना, तब आप कैसे उस टाइम मोराल इतना बुलंद रखते हैं? मतलब लोग अगर जाना भी शुरू हो गए लेकिन चाचा खड़े होते हैं और पाकिस्तान का फ्लैग जो है ऐसे करके यस यस दैट्स इट ये देखिए जी, वी लव पाकिस्तान एंड दैट्स अमेजिंग। तो ये कहाँ से ये जज्बा आता है जी? देखें, असल में मैं एक गरीब घर से हूँ। हाँ। शुरू में मैं जब 5वीं क्लास में था तो मैंने पढ़ा था कि मैंने फ़ौज में जाना है, मैं अपने मुल्क की खिदमत करनी है। हाँ। मैंने जो सवार, शहीद, मेजर अजीज भट्टी, ये सरवर, ये इनकी जब मैंने कहानियाँ पढ़ी तो मेरा शौक था, जज्बा था कि मैंने मुल्क के लिए कुछ करना है। सही। तो वो जब मैं 6ठी क्लास में गया, 3 महीने में गया हूँ। 6ठी मैंने पास की, 7वीं में मैंने 3 महीने गया। तो मेरी वालदा ने कहा बेटा आप छोड़ दो ये काम, पढ़ना मरना छोड़ दो, हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है। अच्छा। आप ऐसा करें कि आप ये खराद मशीन का काम सीख लें। तो मैंने वो काम सीखना शुरू कर दिया। तो मैं तो कुछ कर ना सका, फिर मुल्क के लिए जा ना सका। उसके बाद मैंने दुबई मूव हो गया 93 में। अच्छा। तो मैचेस तो मैं 86 से ग्राउंड में मुदस्सर नज़र का पहला बेनिफिट मैच था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उसको मैंने देखा, वो बारिश की नज़र हुआ, आधा मैच हुआ, मुदस्सर नज़र भाई ने खुद 37 रन बनाए। तो वहाँ से मेरा क्रिकेट का आगाज़ हुआ। टीवी में पहले देखता था। तो जब मैं 93 में वहाँ मूव हो गया, फिर मैंने शारजा में सारे मैचेस देखने और 2009 में मैं आके फेम हो गया। तो जब मैं मूंछें रखने से फेम हुआ तो मैंने कहा, ये बताएं चाचा, ये मूंछें रखने के पीछे क्या स्टोरी है? ये क्या मतलब, ये क्यों आपने रखी, किससे इम्प्रेस होके रखी है? नहीं, ये ऐसा हुआ था कि मैंने जब 2009 में फेम ही इसी वजह से हुआ। तो मेरी एक पिक्चर थी, मैं तो स्वीट का काम करता था, मिठाई बनाता था, तो मैं क्लीन शेव ही रहता था। तो हमारा काम स्वीट का जो होता है रमज़ान में बहुत ज़्यादा होता है। सही। तो जब मैंने 1 महीना पूरा शेव ही नहीं करवाई, अच्छा, दाढ़ी नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, काम पे वहाँ पे काम बहुत था। तो मैंने ना लास्ट दिन ईद के दूसरे दिन मैंने ना ये शेव करवाने गया तो वो मूंछें बड़ी बड़ी थी। सही। तो मुझे जब बड़ी बड़ी थी तो मैंने क्या किया, एक पिक्चर बना ली। अच्छा। और मुझे रख के ना मैंने पिक्चर बना ली। साथ ही नाई को बोला भाई शेव भी अब कर दो। वो मैंने पिक्चर बना के अपने मोबाइल में रखी। तो वो मेरा एक दोस्त था बखर से, यासीन। अच्छा। उसने वो पिक्चर देख ली। वो कहता है यार ये मुझे किसकी है, आपका भाई है? मैंने कहा नहीं यार मैं ही हूँ। कहता नहीं आप नहीं हो, आपकी इतनी बड़ी मुझे मैंने इतना चेंज लग रहे थे उसमें आप। तो अच्छा। उसने कहा मुझे रख के दिखाओ। वो फिर मैंने रख ली। मैं तो हम रोज देखने के लिए जाते थे वहाँ पे दुबई में। तो 2009 में न्यूजीलैंड आई हुई थी, मैं वहाँ पे गया ग्राउंड में। तो वो कैमरामैन से ऐसे ही मैंने टूटी फूटी इंग्लिश मुझे आती थी, मैंने उससे बोला हाँ भाई हेलो हाउ आर यू फ्रॉम, वेयर फ्रॉम यू? कहता है फ्रॉम हॉलैंड। मैं कहा हॉलैंड से हो लेकिन आप कैमरामैन अच्छे नहीं हो।
अच्छा। वो कहते कैसे वाई? हाँ। मैं कहा कैमरामैन जो है ऑस्ट्रेलिया के अच्छे हैं। ओह वो जरा थोड़ा सा हो गया। तो अभी मैच 10 मिनट बाकी था, तो मैंने ऐसे पकड़ के ना मुझ को ऐसे करके मैंने कहा ये इट्स रियल नॉट आर्टिफिशियल। ओके, तो वो तो हैरान हो गया होगा भाई। हैरान हो गया। हाँ, गोरे तो आपको पता है फनी चीज को देखते हैं, वो पकड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल, कैमरामैन भी यही करते हैं। हाँ। तो उसने मेरे क्लिप्स बना लिए। अच्छा। जब क्लिप्स बना लिए तो मैच के दौरान उसको मैंने फिर आवाज दी, मैंने कहा यार मुझे भी दिखाओ। हाँ। कहता है मैं दिखाना छोड़ो, तुम ऊपर देखो। ओके। उसने जो क्लिप बनाए तो वो सिर्फ मुझे थी उधर। रमेश राजा और टोनी जो मर गया है वो कमेंटेटर था। उसने कहा ओ इज डेंजर मैन। लोगों ने मुझे बताया, मैंने तो नहीं देखा टीवी, मैं तो टीवी में आ रहा था। तो कहता ही इज डेंजर मैन। रमेश भाई ने बोला नहीं देखिए जी, हमारे जो चाचा की जो मूंछें हैं वो गोरे कहते कि ही इज डेंजरस मैन, ऐसा नहीं है। वो रमेश भाई ने कहा नहीं डेंजर नहीं है, ये हमारा अवर विलेज स्टाइल है। सही। तो दूसरे दिन मैंने क्या किया, दाढ़ी बड़ी हुई थी, मूंछें तो थी, मैंने क्या किया सुबह दूसरे मैच में सन ग्लासेस नए लिए, हैट नया लिया, पहन के फिर चला गया। फिर वही बात, उसको मैंने उसने फिर सन बना लिए। 2 दिन में मैं फिर हिट हो गया। इधर जियो आ रहा है, इधर फलाना आ रहा है, सम्मा आ रहा है, हर चैनल पे चाचा चाचा हो गई है। तो इस तरह वो जो है, इस तरह जो है वो चाचा जो है वो T20 हिट हुए। अच्छा, हमारे साथ अलीशा मौजूद है। अलीशा बताएं क्या हो रहा है, क्या कुछ कर रही हैं आप? आइस स्केटिंग करती हैं, कितना मज़े का गेम है, क्या कहेंगी बाकी लोगों को, क्या मैसेज देंगी, कैसे जो है वो स्पोर्ट्स को करना चाहिए? आइस स्केटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और आपको बहुत मज़ा आता है जब आपका बैलेंस बन जाए। अच्छा, यस सही। मैं आइस स्केटिंग मैं रोलर स्केट्स करती हूँ। 2023 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। मेरा शौक था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि लोग व्हील्स पे कैसे चल सकते हैं, आई मीन हाउ। हाँ, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी हाँ। तो मैंने ज्वाइन करी एकेडमी। मेरा उसमें इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने अपना बैलेंस बहुत जल्दी बनाया। देन फिर मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे खेला। अच्छा, विन किए, एकेडमीज के मैचेस खेले। मैं कीपर हूँ रोल बॉल की। सही, गर्ल्स की रोल बॉल की कीपर हूँ। और आइस हॉकी में मेरा रोल है कीपिंग का। ठीक, आई मीन आई हैव टू बी फोकस्ड, इट्स सच अ डिफिकल्ट गेम। मुझे बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है, कीपर को अटेंटिव रहना पड़ता है, यू नो। मुझे उसमें बहुत मज़ा भी आता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आइस हॉकी खेलती हूँ और आइस स्केटिंग में मैं फिगर करती हूँ। अच्छा, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया नेशनल। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। और रिले रेस में मैंने 2nd मेडल लिया है, यू नो, सिल्वर मेडल। हाँ, सही। सो इट्स जस्ट एन अमेजिंग गेम, मुझे बहुत मजा। तो अभी क्या एक्टिविटीज़ हैं, अभी क्या आगे क्या हो रहा है, आगे क्या करना है? आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल फिगर में और रिले में और स्पीड में, किसी भी चीज़ में मैं कर सकती हूँ। मुझे आइस हॉकी आती है, मुझे कीपिंग आती है। इंशाल्लाह सही, मेरा ड्रीम है ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। दोस्तें हैं तो वो नहीं कहती कि ये तुमने क्यूरियोसिटी में मतलब सोच में ये इतने आगे बढ़ गई बिना बताए किसी को, बिना बताए ये ऐसे नहीं होता, कुछ ऐसी बातें नहीं होती? होती हैं, ज़रूर होती हैं। क्या कहती हैं? क्या अरीशा ये कैसे कर सकती हो तुम? हाँ, डर नहीं लगता? या एग्जैक्टली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जब आप आइस स्केटिंग कर रहे हो तो ज़हन में पहले आपको बहादुर होना बड़ा ज़रूरी है भाई, है ना? तो ये कैसे, मतलब शुरू से बहादुर थी या? मैं मार्शल आर्ट्स करती हूँ, मैं बहादुर नहीं हूँ। अरे यार देखिए, मार्शल आर्ट्स करती हैं आप, तो मार्शल आर्ट्स कब से स्टार्ट किया और क्या किया? मार्शल आर्ट्स मैंने 2024 में स्टार्ट किया था। हाँ। मैंने 23 में पहले आइस स्केटिंग जब स्टार्ट करी तो अकेडमीज़ में मुझे और ज़्यादा जब इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने और ज़्यादा मालूमात हासिल करी। तो फिर मुझे मार्शल आर्ट्स कराटे का पहले से बहुत शौक था। सही। तो इसलिए फिर मैंने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करा। अभी मैं ऑरेंज बेल्ट हूँ, बट मैंने ड्यू टू मेरा बीच में नेशनल आ रहा था तो इसलिए मैंने बीच में स्किप कर दिया था। स्किप कर दिया, तो अभी मैं दोबारा स्टार्ट करूँ। जी देखिए, इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, इतना टैलेंट है कि ये टैलेंट वो है जो पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करता है और जिस तरीके से ये टैलेंट आगे बढ़ रहा होता है ना, दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी, अब थोड़ा सा वापस आते हैं हम और हम वापस आकर बात करते हैं हम चाचा T20 से। अच्छा ये बताएं, ये चाचा T20 ये स्पेशल ही क्यों? आप तो क्रिकेट लवर है ना, मतलब आपको तो यू नो कहना चाहिए कि ओवरऑल कोई लकब मिलना चाहिए। इसकी क्या स्टोरी है चाचा T20 की? हाँ, वही मैं आपको जो बता रहा था ना कि T20 मैच में मैं फेम हुआ ना। हाँ। तो इस वजह से हमारे एक बुजुर्ग हैं चौधरी अब्दुल जलील, जो चाचा क्रिकेट है। हाँ, तो बिल्कुल, चाचा क्रिकेट को ही मैंने कहा, बिल्कुल। चाचा क्रिकेट तो ऑलरेडी थे। अच्छा। तो उस वजह से वो लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि चाचा T20 में फेम हुआ।
होने की वजह से। तो इस वजह से मैं मेरा नाम जो है ना चाचा T20 पड़ गया। तो मैं मशकूर हूँ कराची वालों का कि कल मैंने रिक्वेस्ट की कि आप अपनी टीम के लिए आएँ, और वो लोग आए और अपनी टीम को उन्होंने कल जितवाया। मेरा भी उसमें बैकअप रोल था। मैंने भी अच्छा ये बताएं, इतने सारे आपने मैचेस देखे, PSL चले, PSL तो अभी चल रहा है, PSL के अलावा कौन सा वो मैच था जिसमें शायकीन क्रिकेट जो है दे वर सैड, दे वर थिंकिंग हमारी टीम नहीं जीतेगी, हम हारने लगे हैं, और आपने पीछे से आके नारे लगाए हो पाकिस्तान जिंदाबाद, जीतेगा वही जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा? बहुत से ऐसे वो कौन सा मैच था और जीत गया हो पाकिस्तान? मतलब इतना कोई मिरेकलस गेम हुआ हो कि जी जीत गया हो, सब देख रहे हो जी ये सही नारे लगा रहे थे। अफगानिस्तान के साथ मैच था शारजा में। अच्छा। वो लास्ट में नसीम शाह ने छक्के लगा दिए। अच्छा। वो जीता। ऐसे बहुत से मैच हैं, लेकिन एक मैच मैं कभी भी नहीं बोलूंगा और बोलता भी नहीं है। वो मैच था बांग्लादेश में। अच्छा। बांग्लादेश में हम मैच हार रहे थे, लास्ट ओवर था। एजाज चीमा खेल रहे थे। वो तो मैंने मेरे साथ थी एक छोटी बच्ची, तकरीबन 10-11 साल की होगी। वो मुझे कह रही है कि चाचा आप दुआ करें बांग्लादेश जीत जाए। आप तो जीतते रहते हैं, लेकिन आज दुआ करें कि बांग्लादेश जीत जाए। अच्छा। लास्ट मैच था भी ऐसा, लास्ट ओवर था। तो मुझे सब दुनिया यही कह रही थी कि आज बांग्लादेश से हम हार जाएंगे। अच्छा। लेकिन मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे कुछ चने बेचने तो नहीं आया। सही बात है, हमारे साथ ग्राउंड में बैठे हुए हैं और दुआ करूंगा। मेरा मुल्क इंशाल्लाह जीतेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे वो मैच। हम वो जीत गए थे, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन मुझे वो बच्ची का रोना कभी भी नहीं भूलेगा। हाँ ये तो है, अफसोस तो होता है, लेकिन आप देखें ना कि जब हमारी टीम हार रही होती है तो हम जिस तरह से रो रहे होते हैं वो भी जो है ना वो हम नहीं भूलते, और हम फिर आगे बढ़ के हर रोज हर नए मैच में अपनी टीम्स को सपोर्ट करते हैं। चाहे वो अब PSL में तो ज़ाहिर है पूरी पाकिस्तान की टीम है, कोई भी खेले कोई भी जीते कोई भी हारे, जीत तो पाकिस्तान की है। लेकिन जब दूसरी टीम्स के साथ में हमारे मैचेस होते हैं ना, तो फिर उस टाइम पर आपको खुद पता है कि आप ग्राउंड में मौजूद होते हैं और लोगों की क्या हालत होती है, और जो टीवी देख रहे हैं उनकी क्या हालत होती है। बहुत प्राउड फील होता है जब लोग आपके लिए कहें कि आपने ये काम किया है। तो मुल्क के लिए किया, मुल्क के लिए। दुबई के एक न्यूज़पेपर में आया था। वहाँ पे हम इसको इंग्लैंड के साथ खेल रहे थे। हमने ऐसा उनको किया कि वो क्लीन स्वीप करके हमने उनको भेजा। अच्छा, हमने क्लीन स्वीप किया था। हमने उनको बहुत बुरी तरह टेस्ट में भी हराया। तो उसमें न्यूज़पेपर में जो लिखा था, उन्होंने कहा था कि जो दहशत चाचे ने फैलाई है वो खिलाड़ियों ने नहीं फैलाई है। ये चाचा T20 ने दहशत फैलाई हुई है। और वो जो स्क्रीनशॉट मेरे पास है, वो ICC के ऑफिस में वो न्यूज़पेपर का कट भी लगा हुआ था। वो मैंने वो वहां से लिया। उसी दौरान मुझे ट्रॉट ने कहा था कि चाचा यू आर इंग्लैंड फैन। अच्छा। Yes, I am England fan, but without Pakistan, थोड़ा जो इंग्लिश मुझे आती है मैं मार देता हूँ उल्टी सीधी। वो समझ जाते हैं कि चाचा क्या कहना चाह रहा है। ये बड़ा एक ये आप अगर कभी इस चीज़ को सोचें ना, एनर्जी बड़ी काउंट करती है, आपका पॉजिटिव इंटेंशन बड़ा काउंट करता है। किसी जगह पर लोगों का मोराल डाउन है और एक बंदा बड़ा पॉजिटिव है, लोग उसको देखते तो हैं कि ये क्या कर रहा है, यू नो व्हाट ही इज़ डूइंग, बट थोड़ी देर बाद उनका मोराल भी हाई होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना बड़ा ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में हो या किसी भी मुश्किल में हो, हमेशा स्टे पॉजिटिव। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक। तो जनाब चाचा T20 इस वक्त हमारे साथ हैं, अरीशा भी हमारे साथ हैं। अरीशा से थोड़ा सा पूछते हैं, क्रिकेट का शौक है? नहीं शौक है क्रिकेट का? अच्छा, तो कौन से स्पोर्ट्स पसंद है ये आइस स्केटिंग के अलावा? स्केटिंग के अलावा मुझे कराटे, मार्शल आर्ट्स पसंद है। हाँ, और सारे शौक जो है ना अरीशा के बिल्कुल इतने ठीक ठाक वाले शौक है। खैर अच्छा, आगे और क्या पसंद है? MMA फाइट्स जो होती है फाइट पसंद है। अच्छा चलें, आपको जो भी शौक है ना उसके लिए बहुत सारा बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा ये बताएं चाचा कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उस वक्त बहुत दफ़ा मैंने ऐसे देखा है, जब मैं टीवी पे देख रही होती हूँ, कि उनकी जो क्राउड होता है, इंडियन क्राउड जो होता है, वो बहुत ज़्यादा जज्बाती क्राउड कह लें या वट कोई आपको टॉन्ट मारते हैं वहाँ पे खड़े हुए? कोई आपके साथ होता है जब आप जो है वो हमारे जो प्लेयर्स अच्छा खेल रहे होते हैं, 6 या 4 या बाउंड्रीज लग रही होती हैं और आप इस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे होते हैं, क्या होता है फिर? हमारी वहाँ पे जो ग्राउंड के अंदर
अंदर हमारे खिलाड़ी लड़ रहे होते हैं, हाँ। बाहर जो क्राउड होता है उसमें हम लड़ रहे होते हैं। हाँ। हम आपस में इतना वो करते हैं ना, ट्रोल एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से करते हैं। सही। कि हमारी टीम जीतेगी, हमने जीतना है, ऐसा बल्ले बल्ले, फिर नारे भी लगते हैं। तो फिर मैं कैसे करता हूँ आपको पता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ओके, फिर ऐसा करता हूँ ना, तो फिर वो प्लेयर भी करते हैं। अच्छा। चाचा, ऑस्ट्रेलिया वाले भी अभी करते हैं। चाचा जब मुझे देखते हैं तो चाचा। अच्छा, ये बताएं चाचा, कौन कौन से नारे आप लगाते हैं? वो ये फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, जरा मिलके बोलो पाकिस्तान, जरा जोर से बोलो, जरा होश से बोलो, ललकार के बोलो। ऐसे बड़े लंबे हैं। चाचे दीगल मन के खेलो, जम के खेलो, होता है भी होता है, खेल में ऐसा होता है जब कोई आउट हो जाता है ना खिलाड़ी, तो फिर ऐसे भी बोलते हैं। अच्छा, बहुत कुछ होता है। कभी यासर शाह था, तो हम फिर कहते हैं पंजां दी छल्ली दसां दी चाह, यासर शाह, यासर शाह, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, जो आपका फेवरेट प्लेयर है, जब वो अच्छा खेल रहा होता है तब आप कैसे नारे लगाते हैं, जरा ये बताएं। मेरा फेवरेट प्लेयर जो था ना, सही बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, वो था अब्दुल रज़ाक। अच्छा, मैं सही बात ईमान से जो है नहीं, अभी करंट में भी कुछ होते हैं ना कि करंट में भी भाई मेरा ये फेवरेट है, तो जब वो फेवरेट आपका प्लेयर जब कुछ अच्छा कारकर्दगी दिखा रहा होता है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा होता है, फिर आप कैसे लगाते हैं नारे, जरा ये बताएं। नारे तो उसी तरह ही होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जो अपना आपका प्लेयर अच्छा खेल रहा हो ना, मैंने आपको बोला बच्चे हैं। अच्छा, आपने दूसरों को टॉन्ट करने के लिए, दूसरों के लिए आपने कौन से नारे रखे हुए होते हैं? अगर उनकी टीम जो है जीत रही है या आपको लग रहा है भाई ठीक है अब ये टाइम है ये नारा लगाने का, कुछ चीजें आपस में होती है ना, तो ऑन एयर नहीं कह सकते। अच्छा, बहुत जबरदस्त होता है। लेकिन आपको बात एक बता, हाँ। हम दुबई में 93 से रह रहे हैं। अच्छा। आज तक दुबई में इंडिया या पाकिस्तान, जो हम लोग हैं ना, ऐसे होते हैं जैसे भाई हैं। हमें ये यहाँ पे पता चलता है वो हमारे दुश्मन है, ये है वो है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता। ओनली टॉकिंग अबाउट ग्राउंड के बाहर सारी टीम्स के बारे में बात करेंगे। जब आप होते हैं, चले पाकिस्तान और इंग्लैंड का अगर मैच हो रहा है, तो उस वक्त आपने क्या नारे रखे होते हैं? आपको पता होगा क्योंकि आप ग्राउंड में खुद होते हैं, तो आपको पता होता है कि भाई अब सिचुएशन ये चल रही है और आवाम जो है, जो लोग जो है वो मायूस हो रहे हैं, उस वक्त फिर कौन से आपने उसके नारे रखे हुए, क्या किए? मैं वही उसी वक्त कहता हूँ कि भाई देखो, जब आपकी टीम हार रही है तो आपने बैकअप नहीं करना, तो टीम को आने का या पीछे आके सपोर्ट करने का कुछ फायदा नहीं। तो हम उसी वक्त फिर वही नारे, जज्बा, जोश ज्यादा बोलते हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, हार भी रहे होंगे फिर भी बोलेंगे जीतेगा भाई जीतेगा पाकिस्तान। वो नारे जब होते हैं तो पाकिस्तान प्लेयरों को, प्लेयर भी, फिर मैं ज्यादा उनको फिर बोलता हूँ भाई बात। तो आपको कभी ऐसा लगता है चाचा कि जैसे फर्ज करें कोई प्लेयर जो है वो ग्राउंड के अंदर है, सिंगल डबल पे है और वो मतलब उसका मोराल डाउन हो रहा है, जैसे ही आपने यहाँ से नारे लगाना शुरू किया, आपको लगता है उसका मोराल हाई हो जाता है? यू नो ही इज क्वाइट थिंकिंग कि नहीं इट्स टाइम टू डू समथिंग, ये ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, मैं गोल में था श्रीलंका में, वहाँ पे क्राउड नहीं होता टेस्ट में। सही। टेस्ट में था तो वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन बैठा हुआ था बाहर साइड में, तो मैंने मैच, वो इतना ज्यादा टेस्ट जो होता है वो तो आपको पता है आराम से ही खेला जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल तो टेस्ट मैच भी बिल्कुल अब वो T20 फॉर्मेट पे आ गए। उससे बात कर रहा था मैंने, उस तरह से ही खेल इंग्लिश, मैंने आपको बोला ना, जो मुझे टूटी फूटी आती मैं कर देता हूँ चाहे रॉन्ग ही हो। वो उसको मैंने बोला हाँ वेयर फ्रॉम यू, कहते मैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हूँ। मैंने कहा ना तो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे कह रहा है मैं क्रेजी हूँ टेस्ट प्लेयर के लिए। हाँ, बाकी गोरे जो है ना T20 को और वनडे को इतना नहीं देखते। आप देखेंगे टेस्ट मैचेस में वहाँ के ग्राउंड भरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है लोगों के पास या क्या है जो भी है। तो उसको जब मैं बात कर रहा था ना, तो आधा घंटा हमने ना ऐसे एंजॉय किया बैठ के, मैच ही नहीं देखा सही तरीके से। सईद अजमल साथ में आया, उसने देखा कि चाचा यहाँ पे बैठा हुआ है। जितने क्रिकेटर्स हैं वो आपसे आके मिलते हैं, प्यार करते हैं आपको कहते हैं। जब मैं होटल में जाता हूँ मुझे बहुत स्टोरीज हैं। अच्छा, 2 घंटे भी लग जाएंगे तो बोर ही नहीं होंगे। सही। तो मैंने एक आदि कोई अच्छी सी कोई फनी सा वाकया, कोई इंसिडेंट जरा किसी प्लेयर के साथ हुआ हो तो जरा सुनाएं आप कि भाई ये वाकया हुआ, मजे का कोई वाकया। बताता हूँ। तो वो अजमल ने जब मुझे कहा कि चाचा आप स्पोर्ट नहीं कर रहे, तो हम बैठे हुए हैं, विकेट भी नहीं मिल रही, तो मैं जैसे ही उठा मैंने शोर किया जबरदस्त तरीके से, तो उसी ओवर में उसको 2 विकेटें मिल गई। अरे देखा, ये होता है, किसी का मोराल अगर डाउन हो तो मोराल हाई करना जो है ना
वो ये बड़ा एक काम होता है। और यकीन करें कि अगर आपको सपोर्ट करने के लिए कोई मौजूद है, अगर आपको पीछे आपके बैकअप देने के लिए कोई मौजूद है, तो आप कहते नहीं अब तो परफॉर्म करना ही है, हमें तो परफॉर्म करना ही है, ये तो होता है। हाँ। 2014 में 12 में सही। मैं बांग्लादेश गया तो इंडिया से हम मैच जीत गए। अच्छा सही। जब हम मैच जीते तो जब मैच जीत जाते हैं ना प्लेयर थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। जी, हाँ। मैं सबसे मिला, धोनी, सुरेश रैना, हाँ। सबसे मिला। हाँ। लेकिन सुरेश रैना को मैंने बोला यार बात सुनो, मैंने एक पिक्चर बनानी है आपके साथ। हाँ। वो मुझे मिला ही नहीं है। अच्छा। बात ही नहीं सुनी मेरी। सबके साथ मैंने फोटो बना ली। हाँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ रहे हुए नहीं मिला, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 2 साल के बाद वही ग्राउंड, वही स्टेडियम, वही होटल, उसी होटल में मैं गया। मैं अपने सारे प्लेयरों के लिए मिलने के लिए गया तो सईद अजमल वगैरह ने सबने मुझे चाय वाय पिलाई। हाँ। मैं जाता नहीं है इसलिए कि वो ये ना सोचे कि हमारे लिए खाने के लिए या कुछ ऐसा आया है। लेकिन मैं ना पिक्चर वगैरह इंडियन लोगों के साथ भी, वर्ल्ड कप था। हाँ। तो मैंने हैंडशेक किया धोनी से, सही। सारे जितने भी इंडियन प्लेयर थे, क्रिकेटर से, जो आपने सी स्टोरी, हाँ। वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। तो सुरेश रैना से मैंने हाथ नहीं मिलाया। अच्छा। सब बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि सबसे हाथ मिला रहा है चाचा। हाँ। सुरेश रैना से क्यों नहीं मिला रहा? हाँ। उसने बोल ही दिया, चाचा क्या हुआ? हाँ। मैं तुम कौन हो? अच्छा। वो सब कहते हैं यार आपको नहीं पता चला ये सुरेश रैना? हाँ। मैं नहीं जानता इसको कौन है। अच्छा। जब मैंने ऐसी बात की ना तो वो देखते रह गए सारे। हाँ। मैंने कहा यही टाइम, यही ग्राउंड, होटल, यही जगह, मैंने इसको पिछले 2 साल पहले बोला था इधर आओ, एक मैंने पिक्चर बनानी है। तो ये नहीं आया मेरे पास। हाँ। इसने बात ही नहीं सुनी। हाँ। कौन हो तुम, मुझे पता, इसीलिए मुझे भी आज नहीं पता ये कौन है। अरे तो उसने, लेकिन उसकी बड़ापन ये है कि उसने मुझे ऐसे उठाया, हाँ। जफ्फा लगाया, हाँ। और मेरे साथ बोला चाचा पिक्चर बना, नाराज नहीं हो जाओ। सही। ये हमारी मोहब्बत है ग्राउंड के बाद। सही। चलिए जी, चाचा हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया आपका। चाचा आप हमारे शो पर आए, अलीशा आप हमारे शो पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। चाचा जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप जो है एक नारा लगा दें भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। तो अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराने से पहले ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि आज किस किस की बर्थडे है। जनाब आज बर्थडे है हमज़ा भाई की, और हमज़ा भाई जो हैं वो हमारी एडमिन में होते हैं और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मामला तो जो हैं बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं, तो ऑपरेशन मैनेजर हैं हमारे। तो हमज़ा भाई आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड 1000 मोर टू कम। और जनाब अब जिनकी बर्थडे है आज वो है मेरी दोस्त भी, और वो मेरी बिल्कुल बहनों की तरह भी हैं और चैटर बॉक्स हैं, और बहुत बोलती हैं, लेकिन जब भी बोलती हैं बड़ा प्यारा बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं। हमारे सिटी 21 की, हमारे ऑफिस की रौनक भी हैं, अनुषे। हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 मोर टू कम एंड आई लव यू। ये हमारी बहुत अच्छी करस्पॉन्डेंट है और इनकी स्टोरीज़ आप देखते हैं, जो कि मैं अपने शो पे इनकी जो खबर है वो ब्रेक भी करती हूँ। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि शादी अरेंज होनी चाहिए या फिर अपनी पसंद से होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए 2 ब्यूटीफुल लेडीज़ जो हैं इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अच्छा जी, ये है मिसेज़ अली और आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये बताएं आप कि शादी लव मैरिज करनी चाहिए, मतलब आपको अपनी पसंद से करनी चाहिए या फिर पेरेंट्स की पसंद से करनी चाहिए? दोनों ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। हाँ। अगर आपको कोई बहुत अच्छा मिल जाता है तो लव मैरिज कर लें, और अगर अच्छा। कोई नहीं मिल रहा तो फिर अरेंज मैरिज। तो मतलब ये नहीं आप ये कह रही हैं कि लव मैरिज में अच्छा ही मिलेगा तो आप अगर मतलब मिल जाता है तो, अगर मिल जाता है तो अच्छा जी। चले आयशा, आप भी हमारे साथ बैठी हुई हैं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि लव मैरिज में ऐसा है कि पहले से पता चल जाता है कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हैं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद जो है शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। शादी से पहले जो शख्स जैसा लग रहा होता है ना, हाँ। उसके बाद क्योंकि आप सिंगल मिल रहे होते हैं, कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं, फिर जब घर में जिम्मेदारियाँ आती हैं तो अरेंज मैरिज में जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं ना, लव मैरिज में भी वो करनी ही पड़ती हैं जब आप एक फैमिली के साथ रह रहे होते हैं। हाँ, सही। तो मैं ये मानती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है,
और वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना अरेंज में भी हो सकती है और लव में भी हो सकती है। सही। वैसे कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ना एक थोड़ी सी देर की चीज़ होती है, जैसे कि अगर आप एक दिन में भी हो जाएगी, नहीं हुई तो 100 साल में भी नहीं होगी। तो मेन पर्पस जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग है जो शादी में होनी चाहिए। अच्छा चले ठीक, आप कितना इत्तेफाक करती हैं ये बताएं मिसेस अली कि आपको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग है और अंडरस्टैंडिंग ही काफ़ी होती है ज़िंदगी चलाने के लिए, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो? अब लव मैरिज के ना अब बात ये कि दोनों ही, कभी किसी का नुकसान हो जाता है, कभी किसी का फ़ायदा हो जाता है। बट व्हाट डू यू थिंक, आपके पास इतने कपल्स आते होंगे और आपके पास जो लोग दूसरी शादी के हवाले से आते हैं, तो जाहिर सी बात है पहली में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर पता नहीं क्या होता है, तो वो थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस हमारे साथ में आप शेयर करें, ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग का मैटर भी है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर निभाने वाले हों तो वो हर तरह से निभा लेते हैं, क्योंकि शादी में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग मैटर नहीं करती। बहुत सारे यहाँ के पिलर्स हैं जिसको आप एक फाइनेंशियली भी कहते हो और इसको फिजिकली भी कहते हो, मेंटली भी कहते हो, इमोशनली भी कहते हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होता है। तो ये सारे आपके समझें कि पिलर्स हैं जिस पे आपका एक रिलेशनशिप जो है वो स्टैंड करता है। सही। तो यहाँ पे मल्टीपल आपके पिलर्स हैं। अगर एक बंदा निभाने वाला होगा तो वो देखें अरेंज मैरिज भी निभाएगा, और अगर बंदा निभाने वाला नहीं होगा तो वो लव मैरिज भी नहीं निभाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लव मैरिज भी आती है और अरेंज मैरिजेस भी आती है, दोनों आते हैं। लेकिन जो बंदा निभाने वाला होता है वो निभा रहा होता है, और जो नहीं निभाने वाला होता उनकी मैरिजेस जो है वो ख़त्म भी हो जाती हैं, वो अप्रोच करते हैं फॉर द सेकंड टाइम। सही। अच्छा आप क्या समझती हैं, आपका क्या थॉट है इस हवाले से कि अगर फ़र्ज़ करें किसी लड़की को एक होता है ना कि पास्ट, हर इंसान का कोई पास्ट होता है, कोई और पसंद है और घर वालों ने उसकी शादी कहीं और करवा दी, ठीक है, अब उसकी शादी कहीं और करवा दी, लेकिन मेंटली तो वो उसका दिमाग वही है ना कि भाई मेरी उससे शादी हो जाती। पेरेंट्स को करवा देनी चाहिए इजीली, जहाँ पसंद हो उससे शादी करवा दें। देखिए ज़्यादातर जो है ना पेरेंट्स बहुत अलग अलग के, भाई इनसे ख़ानदान नहीं मिल रहा है, कास्ट नहीं मिल रही है, या फैमिली हमारे बराबर की नहीं है, इन चीज़ों पे बात होती है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर लड़का लड़की में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है और कोई बहुत बड़े मसाइल नहीं है, तो शादी करवा देनी चाहिए। इन अपनी वजह से कि हमारे मेयार पे नहीं है, हमारी कास्ट का नहीं है, तो उन बातों को लेकर के ना उन लड़की की ज़िंदगी को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। और शादी कर, ये अलग बात है कि लड़की की चॉइस ही बहुत ख़राब है, उसका तो स्टैंडर्ड ही बहुत ख़राब है, फैमिली बिल्कुल ही अजीब है, अदरवाइज़ शादी होनी चाहिए दो प्यार करने वालों की। अच्छा, अब जिस तरीके से हमारी सोसाइटी है और जो हमारी सोसाइटी में ओवरऑल आजकल हालात हैं, उसमें पर्सनली, मुझे नहीं पता अभी आप दोनों कितना इस बात से एग्री करती हैं, पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि ना अरेंज मैरिज ना लव मैरिज, इट्स ऑल अबाउट मनी मैरिज। जिसके पास पैसा है उसकी शादी अच्छी चलती है। व्हाट डू यू थिंक से ऑन दैट? नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो शादी, ये लोगों ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्यार, अंडरस्टैंडिंग पैसे से पूरी नहीं होती। आपके मियाँ आपको टाइम नहीं दे रहा है, आप लोगों के शौक एक जैसे नहीं है, वो अलग रह रहा है, आप अलग रह रहे हैं, पैसे से आप कितनी देर तक वो मोहब्बत, प्यार या खुशी खरीद पाएंगे? खुशी एक कंपेनियन से होती है, एक इंसान से होती है कि आप अपने थॉट्स उससे शेयर कर रहे हैं, वो आपकी बात समझ रहा है, आपके दुख दर्द समझ रहा है, आपको खुश कर रहा है कि उसे पता है कि आप किन चीज़ों से खुश। ये चीज़ें मनी कांट बाय हैप्पीनेस, यू नो। नहीं, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन बाय मेनी थिंग्स। क्योंकि जो प्रैक्टिकल, अब जो रियलिटी है ना, अब मतलब जो मेरा थॉट है या आप लोगों का, दैट इज डिफरेंट, बट जो रियलिटी है ना वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। इसकी बात ये है कि अगर जो लोगों के पास पैसे हैं, जिनको आप बिल गेट्स कह सकते हैं, एलन मस्क कह सकते हैं, और जिनके पास खूबसूरती है, जैसे हमारे ऋतिक रोशन है, ठीक है, उनकी भी अच्छा पता चल गया कि भाई फेवरेट एक्टर वो है, उनकी भी नहीं चली। नहीं, मेरा तो फेवरेट एक्टर नहीं है, लेकिन उनकी खूबसूरती को लोग बहुत ज्यादा ओन करते हैं। देखिए ना, तो खूबसूरती मैटर करती है आपके रिलेशनशिप को, और ना ही आपके रिलेशनशिप में पैसा मैटर करता है। तो इस तरीके से तो उनकी बीवियों को उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन उनकी भी शादी नहीं चली। तो ये तो मैं कहती हूँ कि ये तो पैसे का भी खेल नहीं है, ये खूबसूरती का भी खेल नहीं है, निभाने वाला होना चाहिए है। तो फिर आपकी शादी हर लिहाज से चलती है, वरना ना पैसे चलती है और ना ही खूबसूरती पे चलती है, और ना ही जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे चलती है। वो लोगों का क्या करें जिनकी जो है लव मैरिज होनी थी, अब नहीं हुई, अब हो गई है अरेंज मैरिज, लेकिन अब जो अरेंज मैरिज है दिमाग वही है, तो अब वो अरेंज मैरिज भी कैसे चलेगी? क्योंकि देखिए, जब आप किसी के साथ भी इंटैक्ट होते हैं या आप अपना सोशल बॉन्ड बनाते हैं, आप शादी करते हैं, तो उस टाइम आप ट्रूली
दिमागी तौर पर भी, दिल के तौर पर भी उसी के साथ होते हैं, कनेक्ट होते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जो कपल्स की बॉन्डिंग है उसको डिस्टर्ब कर रही होती है। किसी का कोई पास्ट होता है, किसी का कोई और इशू होता है, किसी का फैमिली का इशू होता है, किसी की और ढेर सारी चीज़ें होती हैं। अभी अगर हम बात करें ना तो हम ये बात नहीं करें कि कौन अंडरस्टैंडिंग है कौन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट समहाउ बेहतर कौन सी शादी रहती है तो कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ करना चाहूंगी कि मेरी एक मंगनी हुई पहले, वो अरेंज हुई ना। अच्छा सही। फोर्सफुली भी हुई कि भाई बहुत वेल सेटल्ड है। हाँ। मेरा दिल नहीं था। फिर मैंने मंगनी तोड़ी और अपने हस्बैंड से शादी की। सही। और इस बात में लेकर मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं किससे करूं, मंगनी तोड़ूं नहीं तोड़ूं या इससे करूं। तो मेरे अब्बू ने एक बात कही थी कि तुम अपनी पसंद से करो, क्योंकि अगर अरेंज मैरिज वाले में अगर मुश्किलात आएंगी ना तो तुम हमेशा ये कहोगी काश मैं उस लड़के से शादी कर ली जिससे मैं प्यार करती थी। तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा। तुम अब्बू ने बड़ा मुझे स्ट्रेट बता दिया और मैंने फौरन फिर अपने हस्बैंड अदील से शादी की। तो फिर पछतावा तो उस पर भी होता है यार, मुझे नहीं होता। कर ली, अम्मी अब्बू जो कह रहे थे वही कर लेते। अच्छा किसी सूरत भी जो ना इंसान को चैन नहीं है, मतलब हाँ अम्मी की बात ना मानो तो मसला, और अगर मान लो तो भी मसला। जो माँ बाप की शादी का अपने डिसीजन का उतना पछतावा नहीं होता जितने फोर्सफुली शादी का पछतावा है ना। वो अपने डिसीजन में एक आदमी कहता है यार मैंने खुद ही किया था, बस चलो निभा लो। ये बात भी होती है, ये बात भी होती है। सही। चले जी, बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है हमारी, और अभी हम लोगों को खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वाली शादी जो है बेहतर होती है। अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाई क्योंकि सारी शादियों में उतने ही सेम प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो भाई अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन नीयत बिल्कुल साफ रखें तो अल्लाह ताला मामलात बेहतर करता है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब हम ब्रेक के लिंक में पता है आपको क्या बातें कर रहे थे? ब्रेक के लिंक में हम लव मैरिज की और अरेंज मैरिज की बातें कर रहे थे। यहाँ पर ये बातें हो रही थी कि जी किसकी जो है वो दूसरी शादी किस वजह से हुई। ज़रा थोड़ा सा बताएं। अभी जो आप बात कर रही थी ना वो कि आपके पास किस तरह का है क्लाइंट आया था। बिल्कुल ये भी इसी से कनेक्टेड है भाई, ये इससे कनेक्टेड है। अरेंज मैरिज के बाद उसको ये याद आ रहा है कि अब मैंने लव मैरिज करनी है। ये जरा ये हमारे पास तो शादी ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के केस आते हैं, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि दूसरी बीवी.com इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट वाइफ, उसमें ये केसेस आते हैं कि अगर किसी की पहली बीवी पसंद की नहीं आई है, अगर भाई किसी ने माँ की पसंद है या बहनों की पसंद है, अब वो बंदा शादी के 10 साल बाद 15 साल बाद एक फाइनेंशियल स्टेबल हो चुका है, तो अब वो अपनी पसंद से शादी का ख्वाहिशमंद है। और वो आके हमें ये कहता है कि जी मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए, लेकिन ये मेरी जो मैरिज थी वो मेरी मदर की चॉइस से हुई थी या सिस्टर्स की चॉइस से हुई थी या फोर्सफुली हुई थी, या मैंने एक रिलेशनशिप को देखते हुए कर ली थी, मेरे रिलेटिव्स थे, अब मैं अपनी पसंद की शादी करूंगा। तो वो फिर वैसी ही डिमांड्स करते हैं लोग जैसे कि उनकी वाकई कोई अधूरी ख्वाहिश रह गई थी, उसको पूरा करना है। मतलब 15-20 साल उन्होंने ऐसे गुजार दिए। अब वो जाहिर सी बात है, सब देखो फाइनेंशियली भी तो आप इस चीज को समझो ना, एक बंदा फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होगा तो वो स्टैंड कैसे लेगा? अब वो बेचारा मेहनत कर रहा है कि यार अब मैं लड़की वो लेकर आऊंगा जो मुझे पसंद होगी, तो ये भी अलमिया है। अच्छा ऐसा नहीं है कि उसको पहले से कोई पसंद थी, उसके जहन में एक प्लान था, एक इमेजिनेशन। और आप ये बताएं फिर वो अभी तक कामयाब हुआ है? ये तो अभी 3 दिन पहले की बात है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट इस तरीके से अप्रोच करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट। तो अब देखें ना कि ये क्या, अब ये किस तरह का माइंडसेट है कि जी अरेंज मैरिज वाले जो लड़के हैं उनकी अरेंज मैरिज हुई, उस टाइम स्ट्रांग नहीं होते, जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तो अच्छा एज निकल चुकी है। हाँ ठीक है, उनकी एज निकल चुकी होती है, बट उस खातून का या उस लड़की का क्या जिसने बुरे वक्त में थ्रू आउट 15-20 साल तक उन लड़कों का साथ दिया, और जब अब उनको सुकून का टाइम है तो उनके हस्बैंड कहते हैं हम जाके दूसरी शादी करें। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके के लोग आते हैं वो दुनियावी और शरई दोनों हुकूक के ऐन मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारने की पूरी कोशिश करते हैं। ये तो चले ना, जो लोग इस तरह करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह ये बहुत कम होते हैं ना। हमारी वो खवातीन जो अपने 1-2 साल के बच्चे लेके बैठी हुई हैं और वो अपने मायके में हैं, तो उनको हमारी सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहाँ जाएंगी? अगर इस तरह के ऑप्शंस बंद हो जाएंगे आदमियों के, तो वो जो लोग बैलेंस कर सकें तो वो करें ना। यही तो हम कह रहे हैं ना कि सारे एक जैसे नहीं होते ना। मेरी बात सुने, इस्लाम के लिहाज से या
पाकिस्तानी कानून के लिहाज से, लेकिन उस औरत के दुख का आप क्या करेंगी जो उसको होगा, किस चाहे उसे पता है कि हमारे मज़हब में, लेकिन ये एक दुख है और ये एक बेसिक एक जज्बात है तो दूसरी शादी करने से उसको बहुत दुख होगा। मैं इस चीज़ को बहुत माइंड करती हूँ। अच्छा, सही, मतलब वो चले ठीक है, लेकिन इशू सारा ये है ना कि अब अगर कोई अपनी पसंद से कर ले तो क्या उसकी लाइफ में, क्या फिर उसका, अगर लड़का और लड़की दोनों अपनी पसंद की शादी कर लेते हैं तो फिर कभी भी आगे जाके लाइफ में फ्यूचर में ये बात तो नहीं आएगी ना कि मैंने तो अपनी पसंद से नहीं की, और अगर मैं अपनी पसंद से कर लेता तो फिर वो क्या 15-20 साल बाद वो ये कहेगा कि पहले मैंने अपनी पसंद से की थी, अब मैं दोबारा नहीं, पहले मैंने अपनी अब अम्मी जान अब आपकी पसंद से मैं 15 साल बाद दोबारा करना चाहता हूँ, लेकिन व्हाट इज दिस, यही तो ना, वो फैंटेसी और एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मैं आपको लिटरली बताऊं, अगर फर्स्ट मैरिज आपकी हुई है ना, लव मैरिज, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ड्यूरेशन 10 साल का 12 साल का हो गया है तो फिर दोबारा से बंदे को एक नई ख्वाहिश होती है कि यार मैं दोबारा से एक लड़की, क्योंकि एक्साइटमेंट और फैंटेसी आपको पता है लड़की बच्चों में इतना घिर जाती है कि वो ना तो मेंटेनेंस का लेवल रहता है ना वो ग्रूमिंग का लेवल रहता है, और अट्रैक्शन मर्द की आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। अच्छा, मैं इस बारे में ये कहूँगी कि एक औरत जब बच्चों में है या उसमें है, एक वक्त आता है, यकीन करें शादी के कुछ एक थोड़े अरसे तक जो है ना वो अपीयरेंस जो है ना वो मैटर करती है। उसके बाद जो एक प्यार और बॉन्ड होता है ना, उसके बाद मियाँ की तोंद निकल आए, बीवी के बाल सफ़ेद, मेरे नज़दीक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक प्यार इतना स्टेबल हो चुका होता है कि फिर अपीयरेंस मैटर नहीं, अपीयरेंस का मैटर करती शुरू में कि आप कशिश हो रही है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर प्यार नहीं है ना तो लड़का और लड़की माइंड करेंगे कि तुम मोटे हो रहे हो यार, अब तुम मुझे अच्छे नहीं लग रहा है, तुम्हारा पेट निकला है, अब तुम मुझे अच्छे नहीं लग रहा है। लेकिन प्यार हर कमी को ढांप देता है, वो हर हाल में प्यारा लगता है। बिल्कुल, आपने बहुत ठीक बात की। प्रॉब्लम ये है, द मेन थिंग इज दैट कि प्यार हो ना, मतलब लोग अट्रैक्शन में ज्यादा ये होता है ना कि हाँ अट्रैक्शन हुई, कोई पसंद आ गया, आपने शादी कर ली, जो अब प्यार नहीं है, अब आप उसे भुगती जाए। जो हमारी डोमेस्टिक फीमेल्स हैं जो कि किसी प्रोफेशन में नहीं है और वो वर्किंग लेडीज नहीं है, वो बिल्कुल घर में बैठती हैं, तो हमारे पास जितने भी मर्द आते हैं क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें देख रहे हैं, तो उनको तो यार हमारी घर वाली तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों को दिन ब दिन देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, तो उनको होता है यार नहीं, अब शायद मेरा लेवल नहीं मैच कर रहा मेरी बीवी से, इसकी ग्रूमिंग नहीं है, इसका मेंटल लेवल नहीं है, ये अपना जो है वो मेंटेन नहीं करी खुद को, अब मेरे पास मैं दूसरे ऑप्शन पे जाऊंगा, वहाँ पे उनको मिल भी रही होती है लड़कियाँ, उसमें तो कोई शक नहीं है, अगर प्रोफाइल अच्छी है तो मिलती हैं लड़कियाँ। सो इन दी एंड कंक्लूजन जरा एक वन लाइनर आप जरा कंक्लूजन दे दें कि करना क्या चाहिए, ये बताएं जरा आयशा। देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि आजकल तो खैर ये नहीं कहा जाता कि प्यार अंधा होता है, आजकल प्यार बहुत समझदार है, देखभाल के होता है, ठीक है, तो उस लिहाज से मैं कहती हूँ कि पसंद की शादी इज़ गुड, लेकिन आपको कोई मिलना चाहिए, नहीं मिले तो फिर और ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है और माँ बाप की रजामंदी है और माँ बाप को भी सपोर्ट करना चाहिए कि अगर लड़की या लड़के की पसंद इतनी आउट ऑफ दी कास्ट और इस तरह नहीं है तो अपनी ज़िद में अना में कि नहीं हम तो अपनी इसमें ना जाएं, अपनी बच्चों की ज़िंदगी की खुशी देखें और पसंद की शादी करवा दें। सही जी, मैं ये कहूँगी कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आप में पेशेंस होना चाहिए कि आप उस रिश्ते को सही तरीके से निभा सकें, और इसके साथ साथ लड़का हो या लड़की हो, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। ये नहीं कि मेरी शादी हो गई तो भाई अब मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, डजंट मैटर, नहीं, आपने खुद को अपने लिए संवारना है, खुद को अपने लिए निखारना है, क्योंकि हमारी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि खुद को शादी के बाद छोड़ देती हैं, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा, इसके ऊपर काम ये बहुत अच्छी बात की मिसेस अली ने कि आपको ना अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का ख्याल रखना चाहिए। अब आप जब शादी नहीं होती तो शादी से पहले आप उसी तरह से अपनी केयर करते हैं, आप अपना हेयर कट लेंगे, आप अपनी स्किन की केयर करेंगे, आप अपने कपड़ों की, अपने लुक्स की केयर करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि शादी के बाद जो ख़वातीन बिल्कुल छोड़ देती हैं अपने आप को कि वो कुछ केयर ही नहीं करती कि अब तो हमारी शादी हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी होगी तो आप अपनी केयर करना छोड़ दें, क्योंकि आपको नहीं मालूम होता कि लाइफ में किस सेकंड में आपको क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। हो सकता है कि आप अच्छा ग्रूम्ड नज़र आ रहे हो तो आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो और आपको आप ही के अकॉर्डिंगली, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ें आप अचीव कर लें, तो वो हमेशा आप अपने आप को मेंटेन
कवातीन अपने लिए भी तो करें ना, अपने लिए भी करें ना, जरूरी थोड़ी है। अच्छा अगर ये कह दो ना कि जी आप अपने हस्बैंड के लिए करें, तो खवातीन को ये बात बहुत वो लगती नहीं, वो तो हमें हर तरह से प्यार करते हैं। तो भाई हर तरह से तो वालिदैन, घर वाले, हस्बैंड, बहन भाई ऑब्वियसली वो प्यार करते ही हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि क्या आप जब आप खुद अपने आप को जब देखती हैं तो आपको अपने आप से प्यार है या नहीं है, आप अपने आप से कितना प्यार करती हैं, उस सूरत में ये ज़रूर देखें। क्योंकि ख़वातीन दूसरों के ऊपर कमेंट तो पास कर देती हैं, लेकिन वो हाँ खुद को नहीं देखती। फला की बीवी ऐसी है, फला का जो है ना वो बहन ऐसी है, बट आप अपने आप को भी देखें, अपना ख्याल रखें, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखें। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको आपके हस्बैंड के लिए वो तो करना ही चाहिए, लेकिन आपको आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें करने को मिल सकती हैं। चलिए जी, आज के शो का टाइम हो गया एंड अप। आज के शो से फिलहाल इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए सिटी एट 10।